ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान जो कि हुज़ हियर ऑल द वे फ्रॉम कराची। ही इज़ ए CEO of one of the biggest companies in Pakistan. We're going to talk about that as well. But उसी के साथ इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है on getting there. He was, I believe, he joined as an assistant brand manager in that company and made his way to the top very, very quickly as well. Amir Paracha साहब मौजूद हैं. He is the CEO of Unilever Pakistan. Sir, thank you so much for being part of the show. Thank you for the invite. I'm going to start this conversation थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस शहर में आप where did you grow up, schooling कहाँ पे की, and what was early life like for you? So predominantly मैं कराची आई हूँ. Right. वहीं पे मैं ग्रो अप किया, वहीं पे मैंने स्कूलिंग की, वहीं पे कॉलेज यूनिवर्सिटी. सो आई बीन thoroughbred कराचीite. Right. और स्कूल था कौन सा? स्कूल मेरा बेसिकली था पारसी स्कूल में मैंने बेसिकली पढ़ा. Right. बाई जी पारसी स्कूल है, उसकी ब्रांच है एक जो मामा पारसी, इसकी अलग बेसिकली लड़कियों की ब्रांच है. वहाँ पे पढ़ा, बहुत डिसिप्लिन के साथ पढ़ा. और अब तो पारसी स्कूल इतने हैं नहीं, तो इट्स प्रॉपर जो स्कूल होता है, यानी घर का स्कूल नहीं, प्रॉपर स्कूल जो होता है. और पारसी लोग बहुत बहुत डेडिकेटेड और बहुत ही डिसिप्लिन्ड. और हमें याद है उस वक्त बेसिकली किसी को अलाउ नहीं था, किसी बच्चे को, कि उसका ड्राइवर या उसके पेरेंट्स उसका बैग उठाएं. अच्छा. तो बैग आपने खुद उठाना होता था. इंटरेस्टिंग. सो वो बड़ी आपके अंदर एक सॉर्ट ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी भी. हाँ, तो बहुत सख्त था. तो वो वक्त था बेसिकली वो माइकल जैक्सन का और अमिताभ बच्चन के दो बंदे. तो हर कोई सेंटर पार्टिंग करने की कोशिश करता था और हर कोई पंग ग्लासेस रखता था, और पाकर और शेफर का टाइम था. तो ये सारी चीज़ें बैंड थी. अच्छा. क्योंकि वो चाहते थे कि कोई भी जो है सोशली जो भी मुख्तलिफ इनकम बैकग्राउंड से लोग आते थे, स्कूल के अंदर कोई पता ना चले कि आप किस इनकम बैकग्राउंड से आ रहे हैं. राइट. तो पैंट्स भी एक ही जगह से ख़रीदनी है, उसका बॉटम साइज़ भी एक ही होना चाहिए, बाल का कट भी एक जैसा होना चाहिए. कोई आप पेन अलाउड नहीं है, एक्सपेंसिव पेन्स, कोई बेसिकली ग्लासेस अलाउड नहीं है. तो बाकायदा रेड होती थी. अच्छा. और लोग लड़के लेकर आते थे और रेड होती थी, और वो अगर पेन वगैरह निकल आता तो तोड़ देते थे. और उस वक्त बहुत बुरा लगता था. मैं अब सोचता हूँ तो कितनी ज़बरदस्त वैल्यू सिस्टम थी कि पता ही नहीं चलता था कि कौन किस सोशियो इकोनॉमिक क्लास से आया है, सब बराबर होते थे. तो कभी किसी को कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हुई कि यार मैं गरीब घराने से आ रहा हूँ या मैं एक अमीर घराने से आ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे अलाउड ही नहीं था कि आप शो करें कि आप किस घराने से आ रहे हैं. Right. स्कूल के प्रेमिस के अंदर ड्राइवर को अलाउड ही नहीं होता था अंदर आना. तो वो स्कूल रहे नहीं अब. और ये कौन से डेकेड है? I mean, is this the 80s or 90s? This is 80s. 80s. This is 80s. How do you see the schools being different? I mean, I'm sure आपके बच्चे भी अब पढ़ रहे होंगे. देखिए, स्कूल डिफरेंट इस तरह हो गए हैं कि एक तो स्कूल के अंदर प्रैक्टिकली स्टेटस बहुत आ गया है कि जी मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, तो ये एक तो स्टेटस बन गया है कि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है या स्कूल आउटकम पे डिपेंडेंट नहीं है, बस इस पे डिपेंडेंट है. स्टेटस बहुत है. राइट. ऊपर से इनक्वालिटी बहुत क्रिएट हो गई है, बिकॉज जो स्कूल फीसेस हैं, अगर आप बहुत अमीर हैं तो आप बहुत अच्छे स्कूल में भेज सकते हैं. तो वो वाला ख़त्म हो गया पहले वाला कि मेरिट के ऊपर होता था. डजंट मैटर कि यार आप कितने आपको किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ठीक है, या आपके पेरेंट्स वेल ऑफ हैं कि नहीं है, या बड़े बिजनेसेस हैं नहीं है. अब बहुत ज़्यादा बेसिकली डिपेंडेंट हो गया है कि अगर आप अच्छे सोशियो इकोनॉमिक क्लास से हैं तो आप अफोर्ड कर सकते हैं बहुत अच्छा स्कूल, ठीक है, वो भी स्टेटस सिंबल है कि मैंने इधर स्कूल में भेजना है. और अगर आप लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास से हैं तो आप किसी और स्कूल में भेज दें. ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है. और टीचर्स की जो डेडिकेशन होती थी, इट वाज आउटस्टैंडिंग. राइट. पहले आई फील लाइक कि वहाँ पर एक सोशल मोबिलिटी की अपॉर्चुनिटी होती थी कि अगर आप मेरिट में अच्छे हैं तो आप एक्चुअली अपनी एजुकेशन की वजह से आगे जा सकते हैं. बट नाउ वो आपको वहीं पे रोक दिया जाता है बिकॉज यू डोंट हैव द राइट स्कूल, यू डोंट हैव द राइट नेटवर्क, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज यू डोंट हैव द राइट अमाउंट ऑफ मनी. बिल्कुल. हाँ, वो बिल्कुल. यानी कि मैं अब सोचता हूँ तो मुझे याद आता है कि यार बिलाज हम इतना डिसिप्लिन है, ये क्यों हमारे साथ इतनी सख्ती कर रहे हैं. बट जो वैल्यू सिस्टम उन्होंने वो जो बिल्ड किया, वो आज तक मुझे लगता है मैं कैरी कर रहा हूँ. राइट. एंड उसके बाद फिर कॉलेज आप किधर गए? सेम प्लेस? फिर मैं चला गया डीजे साइंस कॉलेज. अच्छा. वहाँ पे मैंने बेसिकली प्री इंजीनियरिंग की, ठीक है. वो भी प्रैक्टिकली अगेन डीजे साइंस कॉलेज जो मेरा स्कूल भी है, इट वाज बेसिकली 1854. अच्छा. BS Pass. Very legacy. And again, DJ Science College is equally basically, some mid 1800 or late 1800
वो इसी तरह बेसिकली पुराना कॉलेज, बहुत पुराना कॉलेज। बट उस वक्त बेसिकली हालात काफ़ी ख़राब थे कराची के अंदर। अर्ली 90s? यस, अर्ली 90s। राइट। तो आधा टाइम तो बेसिकली जो है वो बंद रहते थे, आधा टाइम हम जाते थे और चले जाते थे तो कोई ना कोई बेसिकली प्रॉब्लम होता था। फिर हम भाग रहे होते थे वहाँ से। तो या बट गुड मेमोरीज। राइट। आर दी स्कूल स्टिल देयर दो, जो ये वाले? जी बिल्कुल अभी भी है। अब चक्कर ये है कि लोग बेसिकली क्योंकि अब अगेन मैंने कहा कि चेंज हो गया है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वो इनको शायद वो स्टेटस नहीं मिलता या वो रिकग्निशन नहीं मिलती। आज भी स्कूल हैं, लोग जाते हैं, भेजते हैं, दे आर लाइक 150 ईयर और 100 ईयर ओल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो इनका अपना एक स्टैचर है। Right. और प्री इंजीनियरिंग आपने की, and you're sitting here as a CEO of Unilever. I mean, I'm trying to reconcile with that. Did you continue your education in engineering after that in university as well? हाँ, तो जब मैंने बेसिकली वो इंटरमीडिएट कर लिया इंजीनियरिंग के अंदर, तो मेरी वालदा को बड़ा शौक था। वो बचपन से उन्होंने पेट्रियोटिज्म बड़ा हमारे अंदर कूट के डाला था। तो उन्होंने कहा जी फोर्सेस में जाना है। तो उस वक्त देन आई अप्लाइड फॉर एयरफोर्स। राइट। तो प्रैक्टिकली मैंने आई मेड इट टू द फाइनल नियरली, या एंड मेरे ख्याल में जब वो लिखा नहीं होता तो नहीं होता, वो एक मिस डायग्नोसिस गलत हो गया, यू नो, एट द मेडिकल सेंटर। वो गॉइटर होता है यहाँ पे, जो आपका बेसिकली नोडुलर गॉइटर कहते हैं उसको। सो आई थिंक सो माइन गिव्स अ फॉल्स इंप्रेशन। तो उन्होंने कहा जी आपको गॉइटर है तो आप क्लियर नहीं हो सकते, यू नो, CMH के अंदर था। राइट। तो ISS भी हो गया था आपका? सब कुछ हो गया था, मतलब साइक एनालिसिस एवरीथिंग कोहार्ट के अंदर हुआ था, कोहार्ट के अंदर क्लियर हो गया था। CMH होता था मसरूर बेस के अंदर, फाइनल के लिए आप जाते थे, वो 4 दिन का बेसिकली मेडिकल आपको 4 दिन कराना होता है। तो उन्होंने कहा जी आपका ये मसला है, तो बट यू हैड अ चांस टू अपील, फाइल अपील। तो जब कुछ टेस्ट वगैरह कराए तो टेस्ट क्लियर थे, तो फाइल की अपील। तो उन्होंने कहा जी आप पेशावर के CMH के अंदर आए। और द नेक्स्ट डे बेसिकली वो कमीशन स्टार्ट हो रहा था रिसालपुर के अंदर, बट इट्स टू लेट। उन्होंने मुझे क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा सॉरी हमसे गलती हो गई, यू डोंट हैव, सो हियर इज द क्लियरेंस, बट वी हैव ऑलरेडी डन द सिलेक्शन, वी विल पुट यू इन द नेक्स्ट राउंड। बट देन बेसिकली आई मूव्ड ऑन। राइट। अब साल वेट करना क्या जरूरत है? हाँ, तो फिर बेसिकली यू नो आई डिडंट गो, एंड गॉड हैज इट्स ओन प्लान। तो हाँ, फिर उसके बाद फिर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी चले गए। अच्छा। NED के अंदर। अच्छा। बट शौक नहीं था इंजीनियरिंग का। IBA जाना चाहते थे, ट्राई किया, फेल हो गए। अच्छा। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर। NED में what degree were you pursuing at the time? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। राइट। तो वो IBA के अंदर ट्राई किया, फेल हो गए। तो यहाँ पे तो हुआ था, बिकॉज यहाँ पे तो एडमिशन मिलता था बेसिस परसेंटेज। तो चले गए वहाँ पे, 5-6 महीने पढ़ने की कोशिश की, दिल नहीं लग रहा था। फिर हमने कहा एक काम करते हैं कि यार वो प्राइवेट जो है वो बैचलर्स इन कॉमर्स स्टार्ट करते हैं। सही है। तो साथ साथ प्राइवेट बैचलर्स कॉमर्स किया, वो हो गया तो फिर अप्लाई कर लिया। उस वक्त IBA के अंदर अलाउड नहीं होता था कि अगर आप फ्रेश इंटरमीडिएट हैं तो सेकंड टाइम आप नहीं अप्लाई कर सकते थे। अच्छा। आपको फिर बेसिकली बैचेस करना ज़रूरी थी। अब तो आप मल्टीपल अटैम्प्ट्स हैं, आप कर सकते हैं। तो बैचलर्स किया प्राइवेट, तो वो उसके बाद फिर अप्लाई किया तो हो गया, तो फिर IBA चले गए। कितने साल में आपने बैचलर्स किया? 2 साल में किया। प्रॉपर आपने बैचलर्स किया, मतलब you did your bachelor's privately? और उस वक्त NED साथ चल रहा था। हाँ। तो वो साथ चलता रहा और बस फिर वहाँ पर हो गया। तो एक सेकंड, सो आप NED आप चला रहे हैं, साथ साथ आप अपने एक्स्ट्रा टाइम के अंदर एक थर्ड जगह से बैचलर्स कर रहे हैं, ताकि आपका वो टिक मार्क हो और आप IBA जा सके। एंड देन आई मेड इट टू IBA। एंड IBA में कौन सी डिग्री के परस्यू करे थे? मार्केटिंग, मास्टर्स इन मार्केटिंग। राइट। तो so you ditched the NED degree? I ditched the NED After how many degree. years? Well, around I think so साल या 18 महीने। ठीक है। और फिर वहाँ IBA चले गए। जब IBA जा रहे थे और जारी बात एक काम कर रहे थे, तो फैमिली से बहुत ज़्यादा एक प्रोटेस्ट का हूँ या रेजिस्टेंस थी, अदर देन माई डैड। वो बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने कहा तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा दिल चाहता है वो करो। What did your dad do generally as a profession? He is a doctor. अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं तुम वो करो जो तुम्हारा दिल चाहे। मगर उस वक्त NED में होना या किसी मेडिकल कॉलेज में होना, डाउ मेडिकल के अंदर बड़ी चीज़ होती थी। अर्ली 90s। बिजनेस बिजनेस स्कूल में जाना, IBA था, बहुत बड़ा नाम था, बट अगर आपका यहाँ पर हो गया तो बड़ी चीज़ थी, और छोड़ना तो बड़ी ही कोई अचंभे की बात थी। बट एनी हाउ आई थिंक गॉड हैज़ बीन काइंड, एंड वेल आई मेड इट बिकॉज आई सेड वेल आई डोंट वांट टू स्टिक अराउंड समथिंग के जो मैं शायद मैं परसू ना कर सकूँ, या मेरा पैशन नहीं है उसके लिए। सो आई लैंडेड इनटू IBA। राइट। एंड दैट वाज अ 2-year program? IBA was a 2-year program. How was that like? NED के engineering पढ़ते हुए साथ privately commerce पढ़ के,
IBA का एक्सपीरियंस कैसा था आपका इन टर्म्स ऑफ, आई मीन व्हाट वाज इट लाइक? सो IBA का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. इट्स IBA का जो उस वक्त डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब होते थे और वो बड़े मशहूर थे डिसिप्लिन के मामले में, और क्लास आप मिस नहीं कर सकते थे. वो वक्त था जब कराची के अंदर हर वक्त हंगामे थे, आए दिन कर्फ्यू, आए दिन स्ट्राइक्स. तो वो उनका ये होता था कि जी इंस्टीट्यूट बंद नहीं करूँगा, अगर आप घर जाके वापस नहीं आ सकते तो हॉस्टल खुला है, हॉस्टल में रह लें. अच्छा. तो हॉस्टल, और ये हो नहीं सकता था, भले पूरा शहर बंद हो जाए IBA कभी नहीं बंद होगा. हॉस्टल है, हॉस्टल में रह लें, आपको खाना मिल जाएगा, नाश्ता मिल जाएगा, बट यू हैव टू कम. तो बहुत डिसिप्लिन था वहाँ पे. और फिर IBA का ये कि वो यूजली लेते हैं बड़ा क्रेम डे ला क्रेम, बिल्कुल जूस निकाल के लेते हैं. तो उस वक्त तो क्लास साइज ही बहुत छोटी होती थी, 35 लोग 40 लोगों की क्लास साइज होती थी. अब तो बहुत काफ़ी प्रोग्राम्स आ गए. तो नहीं, so class size 35 includes everything, like includes इस साल में सिर्फ IBA से 35 बच्चे हैं. जो मास्टर्स का प्रोग्राम था, ठीक है, उसके अंदर 35 बंदा एक साल के अंदर. और उसी में MBA भी है, उसी में मार्केटिंग भी है, MBA मार्केटिंग ही MBA भी है, फाइनेंस भी है उसके अंदर. सारे हैं. वो एक अलग है, BBA का प्रोग्राम एक अलग चला होता है 4 साल का, बट उस वक्त बेसिकली इतना ही था, 35 से 40 की क्लास होती थी. इवेंचुअली जो ग्रेजुएट करते थे वो 27-28 की मेरे ख्याल में लोगों ने ग्रेजुएट किया था, ड्रॉप आउट कर जाते थे बिकॉज सेमेस्टर के अंदर आपको GPA मेंटेन करना होता था. सो मेरे ख्याल में मैं लकी था, GPA मेरा बहुत बुरा था पहले सेमेस्टर का, ठीक है, सर्वाइव कर गया, बस कर लिया. So very interesting story, right? So you didn't have this quintessential, मैं तो एक स्मार्ट लड़का था. मैं बिल्कुल, मैं कतर स्मार्ट मैं कतर अपने आप को ना कभी मैंने स्मार्ट कंसिडर किया है. मैं समझता हूँ मेरा IQ बहुत लो है, और IBA इज ऑल अबाउट IQ, और इसी वजह से मुझे 2-3 दफ़ा टेस्ट देने पड़े टू क्लियर करने के लिए. But you did, like you were persistent enough and you were focused enough. So मैं persistent हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ ना मैं इंटेलिजेंट हूँ. आई एम अ परसिस्टेंट गाय कि हाँ, अगर मैंने बेसिकली कह लिया कि मैंने करना है तो फिर मैं करूँगा, ठीक है. बट मेरे ख्याल में अगर वो कहें कि जी बड़ा स्मार्ट आदमी है, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी है, तो मैं आज भी अपने आप को बिलीव नहीं करता. I feel like all intellectuals say that, you know, I think you have to have a certain level of intellect to be able to say कि I might not be that intellectual. नहीं, बट सच्ची बात है ना, मेरा अगर आप बेसिकली जो ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ऐसा नहीं है कि मैं एग्जाम क्लियर करता रहा, या मेरे पहली दफ़ा बहुत नंबर आ गए, या मेरे GPA बहुत अच्छा आ गया, या मैं टॉपर था अपनी क्लास के अंदर, ना मैं स्कूल के अंदर बेसिकली कोई बहुत अच्छा परफॉर्मर था. ठीक है, I was a good average student at best. I've never been a topper. I've never been a nerdy, you know, studious student. कभी नहीं था. Interesting. And जब आप उस टाइम ये कर रहे थे as a student, I mean this is early 90s, right? And did you know कि मैंने क्या करना, like so I mean for example आजकल के ज़माने में बड़ा फ़र्क है. You have a lot of opportunities. आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, आप Instagram पे जाते हैं, आपको पता लगता है यार खाने बनाने की डिग्री है and I should go and pursue my passion. उस टाइम के ऊपर तो इट वॉज वेरी सॉर्ट ऑफ कज़न क्या कर रहा है, चचा का बेटा क्या कर रहा है टाइप सिचुएशन. एंड सो यू एट दैट पॉइंट was this like a leap of faith कि यार मेरा मूड है बिजनेस साइड पे जाने का और मैं जो भी मेरी तरफ आएगा मैं देखी जाएगी, या डिड यू हैव सम सॉर्ट ऑफ एन आइडिया कि जब मैं ये डिग्री करूँगा तो उसमें इस तरह की जॉब्स होती हैं और उससे मैं इस तरह ग्रो करूँगा? नहीं, देखिए अब तो बिल्कुल ज़माना चेंज हो गया ना. उस वक्त तो प्रैक्टिकली देयर इज नो समथिंग कॉल्ड Silicon Valley. Getting dropped out of a university was not in fashion. And 2-3 बड़ी होती थी कि आपने मेडिकल डॉक्टर बन गए, आपने मेडिसिन कर लिया, या आप इंजीनियर बन गए, या आप एट बेस्ट आपने MBA कर लिया. वो भी बहुत ही, आपको मैंने बताया कितनी लिमिटेड क्लास होती थी. IBA में हो जाना लाइक यू मेड इट. नहीं, उसके बाद ये है कि जी बस कोई अच्छी बड़ी ब्लू चिप कंपनी मिल जाए, मल्टीनेशनल मिल जाए, और बस फिर मैं यहीं से बेसिकली मेरी डेड बॉडी यहीं से निकलेगी. ठीक है, तो क्रेडल टू ग्रेवयार्ड रिलेशनशिप होता था, एंड दैट्स इट, यू नो. सो ऐसा कुछ नहीं था जो अब तो खैर यानी कि यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस. Absolutely. So you graduate IBA. What year was that? I graduated 1996. 96. So you've graduated and now you're looking for jobs. Where do you land up? So I landed up in Shell again. Okay. I have one of the lowest GPAs in my class. One of the bad actually. और वो Shell basically उस वक्त नया आया था. Burma Shell हुआ करता था 1994 के अंदर, तो Shell ने टेक ओवर किया था Burma Shell से. तो जो उस वक्त बिल्कुल Shell नया आया था. ये सारा बेसिकली Shell उस वक्त पूरा लैंडस्केप चेंज कर रहा था, यू नो, फ्यूल स्टेशंस का और ये सारा फोर कोर्ट्स का, और पूरा उसको मॉडर्नाइज कर रहा था. उससे पहले क्या था पाकिस्तान में? कुछ नहीं था.
ये सारा शेल के बाद हुई है मॉडर्नाइजेशन। अच्छा, ये पीएसओ वगैरह। हाँ, क्या होता था, गाड़ियां बहुत थोड़ी होती थी। where would people get नहीं, लोग जाते तो पेट्रोल पंप पे ही जाते थे, मतलब रैंडम नो नेम होते थे बर्मा शेल के गंदे से। हर जगह ऑयल पड़ा होता था, हर जगह और उस वक्त बेसिकली ये तरीका, अगर कोई बाइक के ऊपर होता था अपनी बीवी के साथ, तो पहले बीवी को उतारता था पंप से बाहर, कहता था मैं जो है पेट्रोल भरा के आता हूँ, तुम यहीं खड़ी हो। पेट्रोल भरा के वापस आता था, बीवी को पिक करता था। वो ऐसी जगह होती थी, कोई पसंद नहीं करता चाहता था कि फैमिली के साथ पेट्रोल भराने जाए। ठीक है, अटेंडेंट्स हो गए, अजीब से अटेंडेंट्स होते थे वहाँ पे। ठीक है, अजीब सा मॉल होता था। एंड देन शेल केम, उन्होंने पूरा बेसिकली उसको रिवायर किया, उसको बिल्कुल मॉडर्नाइज किया। इट वाज द मोस्ट इन थिंग, शीशे साफ करना जो बेसिकली अब आप देखते हैं, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शेल एट दैट टाइम। तो शेल चले गए, उन्होंने दे दिया हमें दाखला, हम चले गए वहाँ पे। और किस पोजीशन में आप गए थे? मैं गया था रिटेल एनालिस्ट की, मैंने मार्केटिंग थी, मैं गया मैं एनालिस्ट। तो शुरू का एक साल बहुत मुश्किल गुजरा, क्योंकि रोज तो गए थे, वो करना क्या है, किस तरह है? एनालिस्ट तो थे ही नहीं, हम तो मार्केटिंग के गए थे, तो हम कोई फाइनेंशियल विजट तो थे ही नहीं, तो हर वक्त गलतियाँ करते थे। और एक दिन बॉस ने बुला के बोला कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम IBS से हो, और अगली दफ़ा गलती की तो आई टेक योर जॉब। तो मुझे याद है, आई डोंट नो हाउ आई ड्रोव बैक होम कि यार ये तो बहुत बुरा हो रहा है। तो बट एनी हाउ वो फिर वो अभी मुझे याद है, देयर वाज अ गाय यूज्ड टू रिपोर्ट इनटू मी मोर थ्रू रैंक्स, मच सीनियर, बट आज भी आई लुक अप टू हिम। ठीक है, आज भी मैं कहता हूँ मेरा मेंटर वही है। ठीक है, मुझसे एज में ज़्यादा था, मुझसे रैंक में कम था, बट उसको पता था, एंड ही टॉट मी देयर कि यार ये तुम्हें बताता हूँ, ये गलतियाँ किस तरह तुम्हारी पकड़ते हैं। तो उन्होंने मुझे लूप होल्स वगैरह बताए, एंड देन आई स्टक आउट इन शेल। इट वाज गुड टाइम एंड आई ओ लॉट टू दिस कंपनी। मुझे ये बताएं, एंड बिफोर वी गो ऑन टू कि कितना सा आपने गुजारा, ये बड़ी मजे की आपने बात बोली, राइट? लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स व्हेन दे गेट इनटू जॉब्स, जाहिर है कि एकेडमिक साइड के ऊपर बड़ी एक सर्टन चीज़ आपको बताई जा रही होती है, बड़ी एक सॉर्ट ऑफ परफेक्ट केस सिनारियो होता है। रियल लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट एंड प्रैक्टिकल वर्क इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, एंड लॉट ऑफ पीपल हु कम इन, उनका बड़ा इंपोस्टर सिंड्रोम भी होता है, पर्टिकुलरली बड़ी कंपनीज में जब आप जाते हैं। तो आप घुस तो जाते हैं, आप बाहर अपनी फैमिली को बता रहे होते हैं कि देखिए जी मैं इतना स्मार्ट हूँ कि मैं यूनिलीवर में घुस गया या मैं शेल में घुस गया, बट अंदर जाके द एंटायर डायनामिक इज़ डिफरेंट। What would you say is should be the approach in terms of really figuring out? जिस तरह आपने कहा कि I feel like a lot of people have that like वो इस experience में होते हैं कि घुस जाते हैं, पता लगता है यार नहीं मैनेज हो रहा। Mentorship, maybe that's one of the way. What would your recommendation be? बहुत मुख्तलिफ लाइफ है, you know, academics versus real life. They are two different worlds. और मुझे नहीं पता आप कितना पढ़ाते हैं, बट बेसिकली वो एकेडमिकली जो है ना, जब आप मूव करके जाते हैं तो एक नई लाइफ स्टार्ट हो रही थी, उसके लिए आप तैयार प्रिपेयर नहीं होते हैं। GPA कैन ओनली गेट यू एन एडमिशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स इट, उसका काम ख़त्म हो गया। उसके बाद एक नई दुनिया शुरू हो गई है कि अब वो सारी नई दुनिया है कि आप अपने आप को कैरी किस तरह कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आप नेविगेट किस तरह कर सकते हैं, आप लोगों को मैनेज किस तरह कर सकते हैं, आप कल्चर को एम्ब्रेस किस तरह कर सकते हैं, आप पॉलिटिक्स किस तरह मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आप जो फेलियर्स हैं उसको किस तरह हैंडल कर सकते हैं, ये कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, आपको ये पढ़ाया जाता है कि यार बेसिकली इकोनॉमिक्स की जो है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होती हैं, मार्केटिंग के सारे जार्गन्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, बट जो बिहेवियरल साइंसेज है, ठीक है, वो नहीं पढ़ाई जाती। How do you maneuver through the humans at the back end? मेन गेम ही वही है, वो नहीं पढ़ाई जाती है। अगर पढ़ाई भी जाती है तो बहुत ही बुकिश होती है। ठीक है, रियल लाइफ नहीं होती है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन किस तरह आपने मैनेज करनी है, और वो नहीं पढ़ाई जाती है। अब अगर आपकी बेसिकली सोशल स्किल्स अच्छी हैं तो आप लकी हैं, तो आप इसको बेसिकली सर्वाइव कर लेंगे। और आपकी सोशल स्किल्स अच्छी नहीं है तो मैंने अपने करियर में देखा है बहुत अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत हाई इंटेलेक्ट के, हाई IQ, हाई GPAs, they don't survive. I mean, so for you सबसे बड़ी और सबसे important चीज़ ये है कि social skills need to be there. Obviously जो technical skills हैं, जो academic skills हैं, वो जाहिर है कि वो करती हैं, but at the core it's the social skills of how you're able to social skills, और आपको resilience चाहिए। अच्छा, resilience ज़रूरी है, because even after social skills there are going to be very bad days or bad patches. Right. वो आपने रेजिलियंस, आपने बेसिकली वो टाइम जो है ना, वो आपने राइड आउट करना है। या लोग वो टाइम राइड आउट नहीं कर पाते, ठीक है, और वो बेसिकली कहते हैं यार इट्स नॉट वर्थ माई वाइल, लेट्स जंप। तो मेरा हमेशा ये कहता हूँ कि यार रेजिलियंस बहुत ज़रूरी है, या बिकॉज एवरीथिंग विल हैपन एज यू वांट।
और काफ़ी लोग कहते हैं यार ये मेरा बॉस अच्छा नहीं है और इसके साथ मेरी बन रही नहीं है, तो मैं हमेशा कहता हूँ दो चीज़ें। मैं कहता हूँ देखो यार, द वे यू डू नॉट हैव अ चॉइस टू पिक योर पेरेंट्स, likewise you do not have a choice to pick your boss. That's number one. Number two, ये आप एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और अगर आप बेसिकली काफ़ी पढ़े हैं तो हमेशा ये आता है कि इंडिविजुअल्स डोंट लीव ऑर्गेनाइजेशंस, दे लीव बॉसेस। मेरा थोड़ा डिफरेंट नज़रिया है इसके ऊपर। मेरा नज़रिया यह है कि आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, अगर आपकी बॉस के साथ नहीं बन रही तो कोई बात नहीं है यार, एक बॉस थोड़ी होगा, करियर इज़ अ लॉन्ग हॉर्स रेस, तो ठीक है कोई बात नहीं है यार, यानी कि आप उसको बर्दाश्त कर लें, वो आपको भी बर्दाश्त कर रहा होगा शायद, ठीक है, और राइड आउट करें। बिकॉज अगर आप एक बंदे के लिए या एक इंसान की वजह से कंपनी छोड़ेंगे, वो आपका लॉस है। बिकॉज अगर कंपनी अच्छी है देन डोंट लीव इट, देन राइड इट आउट। और मैं इसलिए वो कहता हूँ कि लोग ज्वाइन कंपनी लिए करते हैं, छोड़ते बॉस के लिए हैं, ठीक है, तो ये मुझे कभी कनेक्ट समझ नहीं आया। एंड आई थिंक सो बिलीव आपका ये नहीं चाहिए जिस ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं क्या ये सही ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी वैल्यू सिस्टम के साथ मैच करती है, मेरे पैशन को बेसिकली फ्यूल करती है, मेरे पर्पस को बेसिकली मीट करती है, देन हैंग इट। राइट मेक सेंस। सो शेल में आप कितना अर्सा रहे थे? 4 साल। 97 to 96 to 2000। और उसमें आप ये एनालिस्ट का ही काम करते रहते? 2 साल एनालिटिक्स किया और फिर बेसिकली 2 साल सेल्स की, ठीक है। वो माई लास्ट पोस्टिंग मेरी सेल्स की इसी शहर में थी इत्तेफाक से। अच्छा, इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद में 1.5-2 महीने की होगी मैंने। 2000 में? 2000 में इस्लामाबाद जो बोंगा से होगा, you must have hated it। हम कहते थे ये ग्रीन ग्रेवयार्ड है। तो कराची से आ रहे हैं, कराची से, हाँ, वो सारा दिन वो बेसिकली जो है ना वो जुगनू की सुबह आवाज़ होती थी इवन इन द मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल डेड सिटी था, अब तो बहुत हैपनिंग सिटी हो गया, बिल्कुल डेड था। तो 1.5-2 महीने में वो बेसिकली आई थिंक सो लकी he was looking for it, so I ran away. Makes sense. And you left Shell, and what was the next switch? And rather, उससे पहले, what was the reason for leaving at the time? देखिए, it's a great organization. It's a great learning. मुझे वैरायटी नहीं मिल रही थी अपनी जॉब के अंदर, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंगल माइंडेड बिजनेस के आप फ्यूल्स के अंदर, लुब्रिकेंट्स के अंदर हैं, ठीक है, एंड मुझे वैरायटी चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2, मुझे मार्केटिंग करनी थी, ठीक है, और उस वक्त तो 100% रेगुलेटेड इंडस्ट्री थी, प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती थी हर चीज़ की, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। एट बेस्ट थोड़ी मार्केटिंग कर लेते थे आप फोरकोर्ट के ऊपर कंज्यूमर को एंगेज करने के लिए, बट फोरकोर्ट से मुराद बेसिकली जिसको आप कहते हैं फ्यूल स्टेशन, राइट। सो एक्चुअली जब गाड़ी आती है तो उसको फोरकोर्ट कहते हैं, शीशा साफ कर दिया आपने, बेसिकली एक्सपीरियंस पे खेल लिया थोड़ा सा, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते थे, और रेगुलेटेड थी, आप ऑयल प्राइसेस नहीं चेंज कर सकते थे। तो मुझे वो बेसिकली ये था कि यार आई एम मिसिंग आउट ऑन मार्केटिंग बिकॉज दैट्स व्हाट माय पैशन इज़, और मुझे ऐसा लग रहा था कि बेसिकली मुझे एक्सपीरियंस के अंदर वर्सेटिलिटी नहीं मिल रही है, राइट। सो देन दिस अपॉर्चुनिटी केम इन, मुझे अभी भी याद है कि ऐसी अखबार के अंदर आई थी और हम ऑफिस में 5-6 लोग बैठे थे, हमने कहा चलो मिल के अप्लाई करते हैं, सबने अप्लाई किया, ऐसी होलसेल एप्लीकेशन थी, ऐसी डाल दो। उस वक्त ये तो होता नहीं था, लिंक्डइन शिंक्डइन तो कोई इस तरह के चक्कर होते नहीं थे, हेड हंटर्स भी कम ही होते थे, तो हम सब ने अप्लाई कर दिया, उन्होंने हमें बुला लिया, हमने इंटरव्यू दे दिया, तो उन्होंने कहा आप आना चाहते हैं, हमने कहा जी अच्छा आ जाते हैं, और बट उन्होंने कहा कि हम आपको ले तो लेंगे ब्रांड के अंदर, मगर हमको बेसिकली एक लेवल नीचे लेंगे, बिकॉज ब्रांड का एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने जब मैं शेल से यूनिलीवर पे ऊपर मूव किया तो मैंने बेसिकली करियर डिप ली, मैं करियर प्रोग्रेशन पे नहीं गया। वेरी इंटरेस्टिंग। आई टॉक टू लॉट ऑफ कॉर्पोरेट पीपल, उनका तो दिल टूट जाए 17 पीसेस में आगे, वो कहेंगे यार टाइटल मेरा एक नीचे हो गया। सो आई मीन व्हाट वाज अब जब आपका डिसीजन मेकिंग था, व्हाट डिड यू थिंक व्हिच इज व्हाई यू लेट दैट हैपन? देखिए यूनिलीवर वाज अ बिग नेम एट दैट टाइम, बिगर देन शेल? नहीं, एज बिग। उस वक्त लीवर ब्रदर लिमिटेड था, लीवर तो बाद में हुआ है, लीवर ब्रदर्स था, ये शेल था नहीं, दोनों बहुत बड़े नाम थे, ठीक है, और दोनों ब्लू चिप्स कंपनी थी, दोनों एंग्लो डच थी, ठीक है, तो कोई मेरे ख्याल में उसमें कमी नहीं थी, बट वो सारी मार्केटिंग कंपनी थी, ज़्यादा मार्केटिंग फ्लेयर था, मार्केटिंग ग्लैमर था, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको ले लेते हैं, बट हम आपको उस लेवल पे नहीं लेंगे जिस लेवल के ऊपर आप हैं। तो आई जॉइंट, मैंने कहा चलो ठीक है, आई गेट टू लर्न। 6 महीने बहुत बुरे गुजरे। अच्छा। मैंने कहा यार बहुत बड़ी गलती कर दी। तो क्यों बुरे थे? कल्चर की वजह से या काम की वजह से? बस मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई ओन नहीं कर रहा, राइट। मुझे ऐसा लगा कि यार वो उधर अपनी एक टोर थी, 4 साल में कंफर्ट हो गया था, ठीक है, और
मुझे लोग जानते थे, ठीक है, यहाँ पे तो मुझे कोई जानता ही नहीं था, मैं आके बिल्कुल घूम ही गया, ठीक है, एक कोने में बैठता था और मैंने बड़ी गलती कर दी, मैंने कहा यार ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पर आके। और वो बड़ा फ़र्क होता था, वो आप शेल में होते थे तो आपकी गाड़ी जाती थी पेट्रोल स्टेशन के ऊपर, तो एक बंदा यहाँ से दरवाज़ा खोलता था, एक वहाँ से खोलता था। यहाँ पे आप परचून की दुकान पर जाते थे तो परचून वाला कहता था भाई कौन है तुम, तो यू आर नो वन देयर। राइट। तो 6 महीने मैंने कहा यार बहुत बड़ी गलती कर दी, रोज़ाना घर जाके अब्बा को बोलता था कि आई वॉन्ट टू लीव दिस कंपनी, दिस इज़ नॉट फॉर मी। और अब्बा कहते थे यार थोड़ा रुक जाओ फिर देखते हैं। तो मुझे नहीं पता, मैं यानी कि आई लिटरली डिसाइडेड टू लीव दिस कंपनी एवरी सिंगल डे, एंड और 1 साल बाद आई नेवर लुक बैक। अच्छा, व्हाट चेंज्ड इन दोस नेक्स्ट 6 months? बस मुझे 1 साल बाद इन्होंने बेसिकली इन्होंने ब्रांड दिया सर्फ एक्सेल, राइट, एंड आई जस्ट फेल इन लव। 2002 सॉरी 1.5 साल बाद इन्होंने मुझे प्रमोट किया बिकॉज उन्होंने मुझे असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर लेकर आए थे ये, सो दे प्रमोटेड मी एंड दे सेड यार ये बहुत बड़ा ब्रांड है आप कर लें। मेरी कॉलीग होती थी फरिया सुबानी, शी वाज प्रमोटेड टू थाईलैंड, तो उनके पास उन्होंने कहा आप कर लें। तो बस देन आई फेल इन लव with the brand, with the marketing work, and Surf Excel was already in Pakistan at the time? था। सर्फ एक्सेल 1960s से है। अच्छा जी, तो उसे 40 साल हो चुके थे। Right. So a very big legacy brand that you have to like take care of all by yourself. All by myself। तो वही मैं कहा मुझे ऐसा लगा कि यार एकदम मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे वैल्यू मिल गई है, ठीक है। तो ऑल ऑफ अ सडन इतना बड़ा ब्रांड, इतना पुराना ब्रांड, और एक जिसको 12 महीने हुए हैं कंपनी के अंदर और मार्केटिंग इतना नहीं जानता, ठीक है, और एक ऑयल की कंपनी से आया है, उसको फॉरेन बेसिकली इतना बड़ा ब्रांड दे दिया, तो आई फेल्ट लाइक हाँ यार मजा आ रहा है। That was the real challenge. That's the real challenge. You're the sort of person who likes to be challenged. अगर वो हाँ, मुझे थोड़ा क्या कीड़ा कहें, थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ी मेरे अंदर रेबेलियस स्ट्रीक है थोड़ी सी, मुझे चैलेंज ना मिले तो मुझे फिर मसला हो जाता है। हाँ, मैं बोर होना शुरू हो जाता हूँ। तो देन आई वो किया और बड़ा मज़ा आना शुरू हो गया। फिर वो उस वक्त हमने शुरू किया, वो काफ़ी हम एक्टिविटीज़ करते थे किड्स ऑन बाइक और काफ़ी मुख्तलिफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़। तो देन आई स्टक अराउंड। एंड हाउ लॉन्ग वर यू विद सर्फ एक्सेल? मैं तकरीबन 3 से 4 साल मैंने सर्फ के ऊपर बेसिकली काम किया, काफ़ी मार्केटिंग काम किया। बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। अच्छा, आई वाज अ ब्रांड मैनेजर, रियल फन। एंड मुझे नहीं पता आजकल के ब्रांड मैनेजर्स वो शुगल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अच्छा, हर वक्त बाहर मार्केट में होते थे, मुख्तलिफ शहरों में होते थे, वक्त अलग था। सो ब्रांड मैनेजर के रोल में जनरली आर यू लुकिंग एट ऑब्वियसली जो एक आपकी क्या कहलाती है वो ATL BTL मार्केटिंग होती है, या वो वाली जो एक्टिवेशन वाली होती है कि शॉप्स के अंदर एंड देन ऑल्सो जो आपका एसेंशियली टीवी के ऊपर ऐड चल रहा है कि दाग तो अच्छे होते हैं, राइट? सो दैट्स ये ब्रांड मैनेजर का ही काम है अक्रॉस द बोर्ड, ये सारा का सारा? प्रीडोमिनेटली यस। अच्छा, सो ब्रांड मैनेजर डिपेंड करता है बेसिकली। यूनिलीवर में थोड़ा डिफरेंट है। ऐसे ब्रांड मैनेजर 2 टाइप के होते हैं। एक तो बेसिकली आप क्रिएट कर रहे हैं, आप थिंकिंग कर रहे हैं कि ब्रांड का DNA क्या होना चाहिए, उसकी बेसिकली विजन क्या होना चाहिए, उसका पर्पस क्या है। यूनिलीवर के अंदर ज़रूरी है, हर ब्रांड का पर्पस होना ज़रूरी है, ठीक है। उसमें कोई ना कोई सोशल कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। तो मुझे याद है दाग तो अच्छे होते हैं, ये तो अब का फ्रेज़ है, उस वक्त था दाग नहीं तो सीखना नहीं, या और यही था कि बेसिकली उन्होंने आके एक कैटेगरी को चैलेंज कर दिया था कि लोग कहते हैं यार ये दाग तो बुरे होते हैं, उसके लिए पाउडर है। तो उन्होंने कहा यार दाग तो अच्छे होते हैं बिकॉज इससे आपकी डेवलपमेंट होती है। बच्चा को जब आप बाहर खेलने के लिए भेजते हैं तो मैला होकर आता है, तभी तो डेवलपमेंट होती है। अगर आपने उसको रोक लिया कि नहीं कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो फिर तो आपने बच्चे की डेवलपमेंट रोक दी। तो जो सर्फ एक्सेल फिलॉसफी लेकर आया कि डोंट स्टॉप योर किड्स फ्रॉम प्लेइंग, बिकॉज अगर आपको फियर है कि यार उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे तो सर्फ एक्सेल है ना, वो सफाई करेगा, बट लेट योर किड्स टू गो आउट एंड प्ले, एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल फिलॉसफी, राइट? या वेरी इम्पैक्टफुल एज वेल, बिकॉज जिस लेवल के ऊपर सर्फ एक्सेल जा रहा होता है या इस तरह के ब्रांड्स जनरली जा रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके फैमिली सिस्टम के डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, राइट? चाय की कंपनी हो गई, सर्फ की कंपनी हो गई, ये लोग जो मैसेजिंग लेकर आते हैं, आई फील लाइक दे हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन mainstream. फॉर एग्जांपल वन ऑफ द अदर ब्रांड्स इज डव, ठीक है, ब्यूटीफुल ब्रांड है ना। वो कहता है यार कि ब्यूटी कम्स इन ऑल शेप्स, साइजेस एंड कलर्स, या
तो उनकी लाइन थी डिबंक द स्टेरियोटाइप कि ब्यूटी के जनाब वो बेसिकली एक साइज़ होता है, एक कलर होता है, एक टोनैलिटी होती है। उन्होंने कहा यार हर साइज़ में आती है, फ्रैकल्स में भी आती है, अगर बेसिकली यू हैव अ बिग बॉडी उसके अंदर भी आती है, इफ़ यू हैव फेयर स्किन इट्स ओके, डार्क स्किन इट्स ओके, इट कम्स इन एवरी शेप एंड साइज। सो डोंट स्टेरियोटाइप अ ब्यूटी, वो बड़ी अच्छी लेकर आया कि यार वो एक जो आपने लोगों को चेज़ में लगाया हुआ है कि यार ये बेसिकली एक आइकन है ब्यूटी का, और फिर लोग बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं यार आपने कॉम्प्लेक्सिटी का होना नहीं है। सो डव की एक बड़ी अच्छी कैंपेन है, उनकी टैगलाइन बड़ी अच्छी है। वो टैगलाइन है बेसिकली खूबियाँ ढूंढो खामियाँ नहीं। राइट। तो मेरे ख्याल में जो ब्रांड्स होते हैं, जो पर्पसफुल ब्रांड्स होते हैं, अगर वो इम्पैक्ट अगर सोसाइटी के ऊपर करना चाहें तो बड़ा उनका एक उनके पास बैंडविड्थ होती है काम करने की। राइट। 4 years into Surf Excel, 2002 to 2006, उसके बाद where did you jump to next? 2000 से लेके जब मैंने ज्वाइन किया, हाँ 2001 to 2004, उसके बाद मैंने हेयर बिजनेस पे चला गया, शैम्पू बिजनेस के ऊपर चला गया, वो मैंने किया। डिओड्रेंट्स हमने रेक्सोना डिओड्रेंट लॉन्च किया था, वो किया, क्लोजअप किया उस वक्त। तो ये 2-3 साल वो किए, और फिर 2006 के अंदर बेसिकली मेरी पोस्टिंग हो गई, और मैं दुबई चला गया नॉर्थ अफ्रीका मिडिल ईस्ट क्लस्टर देखने के लिए। अच्छा। 3 साल वहाँ पे काम किया, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज मेरी टीम के अंदर कोई मेरे ख्याल 9 नेशनैलिटीज़ थी। अच्छा। लेबनीज़ थे, इरानियंस थे, ऑस्ट्रेलियंस थे, इंग्लिश थे, और बड़ा मज़ेदार क्लस्टर है। ऐसा लगता है क्योंकि ज़बान एक जैसी बोलते हैं तो सारे एक ही जैसे हैं, मगर सारे एक जैसे नहीं हैं, बहुत डिफरेंट है। अच्छा। तो 3 साल वहाँ पे काम किया। रोल क्या था वहाँ पर? मेरा रोल था मार्केटिंग डायरेक्टर। अच्छा। ठीक है। और एक तरफ बेसिकली वो हार्ड कोर अरब्स जो कि सऊदी हैं, उसके बाद एक तरफ लेबनीज़ हैं, वो उनका एक अलग है, वो कहते हैं बेसिकली वी आर द मोस्ट ब्यूटीफुल अरब्स। और एक दफ़ा इजिप्शियंस है, वो कहते हैं वी आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। अब 3 different philosophies। तो मुझे याद है फिर हम वो कहते थे कि यार कॉस्ट बचानी है तो हमने ऐड एक बनाना है, 3 नहीं बनाएंगे। तो फिर इवेंचुअली ये डिसाइड हुआ कि यार जो मॉडल है वो लेबनीज़ होगी, ठीक है, बिकॉज दैट्स अ ब्यूटी। जो डायलेक्ट होगा वो सऊदी होगा, बिकॉज दैट्स द रियल डायलेक्ट। और जो बेसिकली साउंड ट्रैक होगा वो इजिप्शियन होगा, बिकॉज दे आर इनटू म्यूजिक। और उससे एक ऐड बनेगा ताकि इट अपील्स टू एवरीवन इन नॉर्थ अफ्रीका मिडिल ईस्ट क्लस्टर। So it was good, interesting times, working in Arabia. How would you differentiate between your experience in Pakistan pre that and post that, and what you were able to learn and experience वहाँ पर? Because जाहिर है कि पाकिस्तान, like you said, पाकिस्तान में भी जाहिर सब कल्चर्स हैं, सारा कुछ है, पंजाब सिंध, so on and so forth, but still there is some sort of something that unites the entire nation, and so you're able to tap that. वहाँ पर जाकर लाइक यू मेंशन्ड नेशनैलिटीज़ भी फ़र्क हैं, फिर जाहिर है आप पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान में रहे हैं, तो आपको एक तो रोल है, बड़ा रोल है, आपने जाके स्ट्रेटजी बनानी है, आपने डायरेक्शन देनी है, बट वाइल यू आर डूइंग दैट यू आर ऑल्सो एब्जॉर्बिंग अ लॉट ऑफ दीज न्यू थिंग्स दैट आर हैपनिंग. सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक इन टर्म्स ऑफ लर्निंग उस जॉब रोल में? मैंने जो पहली बात की थी ना, दोबारा से रिपीट करूँगा कि आपकी सोशल स्किल्स बहुत मैटर करती है. अगेन इट वॉज पुट टू टेस्ट, बिकॉज आप एक डिफरेंट, इट्स नो मोर योर होम ग्राउंड. ज़बान नहीं बोलते वहाँ पे, इंडियंस भी हैं वहाँ पे, लेबनीज़ भी हैं, इरानियंस भी हैं, इंग्लिश भी हैं, अरब्स भी हैं, और हर किस्म का अरब मैंने आपको बताया. और ये सारे अरब बड़े डिफरेंट हैं. सऊदी अरेबिया का अरब बिल्कुल डिफरेंट है, गल्फ़ का जो अरब है वो बिल्कुल डिफरेंट है, गल्फ़ के अंदर भी ओमानी बिल्कुल डिफरेंट है, कतरी बिल्कुल डिफरेंट है, यमनी बिल्कुल डिफरेंट है. पाकिस्तान में तो आपके लिए इजी है, आपको आपने हैक किया हुआ है कि क्या ह्यूमर है, क्या है. वहाँ पर ह्यूमर भी फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क है, सेंसिटिविटीज़ भी फ़र्क है, सेंसिटिविटीज़ फ़र्क है. अच्छा, उनका बड़ा डिफरेंट है. यहाँ पे तो हम मुँह पे बोल देते हैं, वो नहीं बोलते मुँह पे. अच्छा, ठीक है. वो आपको पता चलेगा जब बेसिकली वो पीछे काम हो चुका होगा. right. तो बड़ा देर होती है आपको, तो आपको फिगर आउट करना पड़ता है. right. तो मेरे साथ एक खातून बैठती थी, वो नॉर्वेजियन थी. ठीक है. एंड आई एम जनरली अ लाउड गाय. ठीक है. तो हम उसी अपने स्पिरिट में होते थे. अच्छा, ओपन स्पेसिंग थी. तो ओपन स्पेसिंग कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर आया, वहाँ तो पहले था. तो वो खातून मेरे साथ बैठती थी, तो वो नॉर्वे से थी. वो काफ़ी क्वाइट लोग होते हैं. ठीक है. तो ऑफकोर्स हमें ही तो रेगुलेट ही नहीं करते थे, बोल रहे हैं तो बोलते चले जा रहे हैं. तो 3-4 महीने बाद जाके उसने मुझे शिकायत कर दी जाके. और मैं समझा मेरी बड़ी अच्छी वो बेसिकली जो ना कॉलीग है, एंड शी बेसिकली कंप्लेंट कि यार इस आदमी को समझाओ, ये बहुत ऊंचा बोलता है, मैं काम नहीं कर पाती है. तो ये छोटे छोटे जो नुआंसेस होते हैं ना,
आपको इस डाइवर्स इन्वायरमेंट के अंदर पता चलता है कि हु यू आर एंड हाउ यू नीड टू बेसिकली रियली नेविगेट इट, और ऑल्सो किसकी क्या लिमिट है. यू नो, आई रिमेंबर देयर वाज अ गर्ल, शी वाज एन ऑस्ट्रियन, लेबनीज डिसेंट. एट दैट टाइम बेसिकली वेजिटेरियन होना बड़ी अजीब सी बात थी. 2007 की बात कर रहा हूँ, अब तो ये ट्रेंडिंग है ना. ठीक है, तो उसने कहा कि मैं मीट नहीं खाती. मैंने ऐसी मजाक कर ली उसके साथ, तो प्रैक्टिकली इट बिकेम एन इशू. तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो नॉन्सेस होती हैं बहुत अच्छी सीखते हैं. आई थिंक सो यू टेंड टू डेवलप द रिस्पेक्ट किसी के कल्चर की, यू टेंड टू डेवलप द अप्रिसिएशन अबाउट अदर्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स. और आपको पता चलता है कि यार खाली मैं नहीं रहता या मेरी लाइक्स एंड डिसलाइक्स नहीं है, और आपको अप्रिशिएट करनी है. या वो आप बहुत अच्छा डेवलप करते हैं जब आप बेसिकली डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाके काम करते हैं. राइट. और उसमें जितना अच्छा आप डेवलप कर पाते हैं उतना जाहिर है कि आपकी फिर ग्रोथ उसी हिसाब से होगी. And that was a great learning. Right. 3 years into that, you came back to Pakistan. What was the role and why the switch? I mean, did you choose that switch, or were you just told by org essentially, कि listen, go back? नहीं, ऑप्शन था कि यार अगर आगे करना है तो you can become a global trotter. It's a multinational, operates in 180 countries. किसी और का जॉब्स किसी और रीजन में चले जाओ, किसी और कंट्री में चले जाओ. 2 रीजन्स थे जो मैं वापस आना चाहता था. 3 रीजन्स. मुझे ज़रा पाकिस्तान से ज़रा लगाव ज़्यादा है. I wanted back to my country. I was missing it. 2007. 2009 जब मैं वापस आया. Peak war on terror. Peak war and terror. Peak load shedding. Peak war and terror. I mean, anybody who would have अगर सामने ऑप्शन रखी जाए तो उस टाइम के ऊपर तो बड़ा मुश्किल है वापस आना. Absolutely, you're right. वो suicide bombing का वक्त स्टार्ट हुआ था. Number 1. Number 2, I wanted to be with my parents as my moral obligation. ठीक है, ऐसा नहीं कि उनको मुझे ज़रूरत थी, ऐसा नहीं था मुझे बुला रहे थे, मेरी अपनी moral obligation थी. And number 3, basically रोल था वो बोर्ड का रोल था. ठीक है, यू कम ऑन द बोर्ड ऑफ यूनिलीवर. एंड दैट वाज द बिगेस्ट एक्साइटमेंट कि मैंने 2001 में ज्वाइन की और 9 साल के अंदर मुझे बोर्ड की पोजीशन मिल रही है. एट अ वेरी यंग एज, आई वाज 36 एट दैट टाइम. या हाँ, दूसरी तरफ था कि यार यहाँ पे तो मैं मल्टी कंट्रीज देखता हूँ, मैं इतनी सारी कंट्रीज देखता हूँ, वहाँ पे तो एक ही कंट्री होगी. सो आई वॉज नॉट टू श्योर कि यार मुझे क्या जो रोल एक्साइट कर सकेगा कि नहीं, बट बोर्ड का रोल था. सो आई केम बैक as a vice president for marketing, home and personal care, and I loved it because बिल्कुल इसका स्कोप अलग था. And being in your own country, own home ground. मेरे एक इंडियन बॉस अभी भी हैं, मेरे बॉस जो हैं संजीव मेहता, वो वहाँ भी थे. तो वो कहते थे अपने मुल्क में चेयरमैन बनने का स्वाद ही अलग है. तो बात अच्छी करते थे. तो being back in your own country, serving your own country, working in your own country has its own flair. Right. ये कौन सा साल? 2009. और उसके बाद फिर what was the progression? So मैंने मार्केटिंग की बेसिकली 3-4 साल वहाँ पे. ठीक है, फिर मुझे कंपनी ने कहा कि जी आप क्या चाहते हैं क्या लाइफ में. मैंने कहा जी मुझे जनरल मैनेजमेंट करनी है. तो उन्होंने कहा इसके लिए तो आपको सेल्स करनी पड़ेगी. सेल्स मैंने तेल बेचा था. ठीक है, वो भी 1-1.5 साल, मगर मैंने कभी बेसिकली ये टूथपेस्ट वगैरह, साबुन, शैम्पू नहीं बेचा था. मैंने मार्केटिंग की थी बैक ऑफिस से. और मैं समझता था कंपनी मार्केटिंग चलाता है. तो मैंने कहा अच्छा चलें सेल करते हैं. तो दैट वाज माय फर्स्ट टाइम, एंड दैट टू एज अ वाइस प्रेसिडेंट फॉर सेल. ठीक है, वो बहुत बड़ी टीम होती है सेल्स की. तकरीबन टोटल अगर आप टीम लगाएं सेल्स की, आज भी तकरीबन कोई 5 से 6 हज़ार लोग होते हैं. अच्छा जी. एम्प्लॉयड बाय लेट्स से यूनिलीवर. सो नहीं, एम्प्लॉयड होते हैं तकरीबन कोई 400-500 लोग. उसके बाद आके बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जितनी भी सेल्स फोर्स है वो 100% डेडिकेटेड है. राइट. या टू सेलिंग आवर प्रोडक्ट. राइट. तो वो पूरा एक इकोसिस्टम है. या तो 5-6 हज़ार लोग हैं, पूरी एक आर्मी है. ठीक है, और आपको कहा गया है कि इनको रन करें और आपके पास 0 एक्सपीरियंस है. या in a highly competitive environment. So it was a daunting, हाँ, because I felt completely hollow from inside कि यार ये मैं इनको किस तरह लीड करूँगा. और इनको भी पता है कि मैंने सेल्स कभी नहीं की. ठीक है, और आज मुझे कहा गया है कि यार इनको लीड करो. सो व्हाट रिस्पेक्ट डू आई हैव, कि मुझे यानी कि जाहिर बात है अगर मुझे कोई मार्केटिंग, हाँ यार इसने ही इज कम एज असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर, फिर ब्रांड मैनेजर बना, फिर मार्केटिंग मैनेजर बना, फिर मार्केटिंग डायरेक्टर बना, फिर वाइस प्रेसिडेंट बना. तो यार इसको पता है सारा प्रोग्रेशन, इसको पता है. दुबई में मल्टी कंट्री देख रहे हैं, देखा यहाँ पे उठा के मुझे बेसिकली जी आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाएं. तो मुझे मैं कहता था कि यार ये लोग मुझे क्यों बिलीव करें, और अगर मैं इनकी जगह पर होता तो मैं क्यों किसी बिलीव करता.
सो वो बट इंटरेस्टिंग टाइम था, यू नो, व्हेन आई बेसिकली मेट. बट आज मुझसे 2-3 साल बाद लोगों ने पूछा कि डू यू मिस मार्केटिंग, एंड आई सेड नॉट अ सिंगल डे. उन्हें क्यों? मैंने कहा बिकॉज आई थिंक सो इट कंप्लीटेड मी, राइट, यू नो, इट मेड मी अ लॉट मोर ह्यूमन. बिकॉज मार्केटिंग जो है ना वो बहुत ही हाई मेंटेनेंस लोग होते हैं, ठीक है. मैं खुद मार्केटर हूँ, उनके ज़रा नखरे ज़्यादा होते हैं. सेल्स वाले लोग बहुत सादे होते हैं, राइट, ठीक है, और बहुत अच्छे लोग होते हैं. और जिन कंडीशंस में वो काम करते हैं, जिन शहरों से वो काम करते हैं, जिन छोटे गांव से वो काम करते हैं, जहाँ पे बेसिक एमेनिटीज़ भी नहीं होती हैं, स्प्लिट फैमिली में रह रहे होते हैं 3-3, 4-4 साल, बट जिस कमिटमेंट के साथ काम कर रहे होते हैं, और हर वक्त खुश होते हैं, और हर वक्त ग्रेटफुल होते हैं, और हर वक्त ग्रैटिट्यूड होता है. मैंने उनसे सीखा कि यार बेसिकली पता नहीं कौन से चक में बैठे हैं, बट खुश हैं, ग्रेटफुल हैं, एक्साइटेड हैं, पैशनेट हैं, फैमिली के साथ भी नहीं है, बट कोई शिकायत भी नहीं है. एंड आई सेड I really learned a lot of humility from there, you know, a lot more, develop that humanness. Right, Yeah. right. तो मैं 6 साल किया तकरीबन ये काम, अच्छा, सेल्स का. And I traveled each and every part of the country, and I visited each and every, and I think that was the best fun part. right. From the polo grounds to every kind of Nankana Saab and Panja Saab, and you know, every places. And I feel like, I mean, for a brand like Unilever, I think they're one of the most widely distributed brands. Like, मेरा ख्याल है अगर आप पहाड़ियों पे भी चले जाएं ऊपर नॉर्थ में, तो आपको कोई ना कोई शैम्पू का साशे ज़रूर मिल जाएगा किसी छोटी सी एक like 4x4 की शॉप के अंदर. जी. And so the diversity in terms of the terrain and everything, वो आपका बड़ा वो होगा. तकरीबन हमारा सेल्समैन हर जगह पे अवेलेबल है. फिर हमारे पास तकरीबन 300 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आगे उनकी 5000 लोगों की फोर्स है. Practically, yes, you're right, you know. अब तो खैर बाकी भी organizations now have a similar kind of a reach, ठीक है. It's now a lot more easier, you know. There are basically big wholesalers as well, mobilers हैं, मुख्तलिफ basically, you know, road network अच्छा हो गया, अब बहुत आसान है. But उस वक्त basically Unilever ने over since 1948, as old as the country itself, ने basically इसको build किया था from scratch, जब कोई नहीं कर पाता था. ये तो 2000 के बाद चीज़ें बहुत रैपिडली चेंज हुई हैं, बल्कि 2010 के बाद एकदम 10 साल के अंदर पाकिस्तान बहुत चेंज हुआ है, पूरा लैंडस्केप बहुत अच्छी तरह चेंज हुआ है. बट येस, so yeah, it was a fun time, you know, being in sales for 6 years, and loved it. And then finally in 2020, right before COVID, they ask you, okay, listen, lead the entire company while everything shuts down and the numbers are about to dip. थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताएं, what was that like, and जब वो हुआ था फाइनली, तो उसमें थोड़ा सा धचका लगा था कि यार ये तो मेरी तो लेगेसी यही रह जाएगी कि सब तबाह हो गया, सब बर्बाद नहीं, हो मुझे I took over on 1st February 2020. राइट. और मुझे याद है कि 2 मार्च को पहला केस पाकिस्तान में हुआ था. 15 मार्च को ग्लोबल हमें डायरेक्शन मिली थी कि 16 मार्च को आप बंद कर रहे हैं. 16 मार्च को हमने बंद किया तो मेरे काफ़ी कॉलीग्स थे, उन्होंने कहा चलो यार तुम लोग की छुट्टियां शुरू हो गई हैं. 22 मार्च को इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने बंद कर दिया पूरा कराची, पाकिस्तान. और ना मुझे यूनिवर्सिटी के अंदर, ना मेरे MBA के अंदर, ना मेरे 20 साल के करियर के अंदर मुझे सिखाया गया कि पेंडेमिक में किस तरह ऑपरेट करते हैं और उसके बेसिकली डूज एंड डोंट्स क्या है. राइट. SOPs क्या हैं. और शायद मेरे बॉस को भी नहीं सिखाया गया होगा, और शायद उसके बॉस को भी नहीं सिखाया होगा, बिकॉज मैं ख्याल लास्ट पेंडेमिक वाज 1918 स्पेनिश फ्लू जो था, तो ये 100 साल बाद हो रहा था, तो किसी को टीच नहीं किया था और कोई मैनुअल नहीं था. तो आप अपने बेसिकली इंट्यूशन पे काम कर रहे थे, अपने गट के ऊपर काम कर रहे थे, यू नो, एंड लिविंग बाय द डे. नो वन न्यू कि क्या होने वाला है, किस तरह होगा, एवरीवन. And so and that's very difficult for, I mean, for startups it's easy. For institutions, for a lot of these organizations are essentially institutions, जिनकी historical legacy इतनी strong है कि it's very difficult to really go away from what's already been tried and tested and because the risk is too huge. And right now you're stuck in a space जहाँ पर कोई आपके पास manual नहीं है, तो you have to be very very innovative. ऊपर से मेरा फर्स्ट 30 days इन द जॉब, यू नो, सो वो एक अलग डॉन्टिंग था कि बेसिकली आपको कहा कि जी आप ये पूरी शिप आप रन करें, ठीक है. और मेरे पास ये भी नहीं कि कोई, तो मैंने तो सीखना था अभी, तो साथ में ये भी बेसिकली वो कहते हैं वो सर मुंडवाती ओले पड़ गए, तो अभी आए नहीं थे तो ओले पड़ गए.
सब कुछ बंद हो गया, किसी से फिजिकली नहीं मीट कर सकते, फैक्ट्रीज नहीं जा सकते। हाँ, हमारा काम तो फैक्ट्रीज का बहुत ज़्यादा है बिकॉज हम प्रीडोमिनेटली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। 4, 5, 6, 7 फैक्ट्रीज हैं, प्रोडक्शन होती है। हमारे पास तकरीबन बेसिकली कोई 4-5 हज़ार की फैक्ट्री वर्क फोर्स है। फिर लोगों से बात नहीं कर सकते। अच्छा, वर्चुअल था बट वो उस वक्त नया नया आ रहा था, MS टीम हो गया, जूम वगैरह इतना नहीं था, तो नहीं पता था किस तरह करेंगे ऑपरेट। बट गॉड हैज़ बीन काइंड, आई टेल यू, एंड आई थिंक द टीम हैज़ बीन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कि उन्होंने जिस तरह सपोर्ट किया, एवरीवन लीन्ड इन एंड वी जस्ट बेसिकली वेंट विद द फ्लो, और मेरे ख्याल में उस वक्त जो सबसे अच्छी बात हुई, जब ये हुआ तो हमने रियलाइज़ किया, लोग जॉबलेस हो गए, रोडों के ऊपर लोग कराची में नज़र आते थे हर जगह जगह, फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, डेली वेजेस बेचारे, खाने के लिए कुछ नहीं है, पूरा शट डाउन पड़ा है। तो उस वक्त यूनिलीवर वाज द फर्स्ट कंपनी हु मेड अ प्लेज के, एंड मैं हर किसी को बता, इट वाजंट द अमाउंट, इट वाज द थॉट, कि हमने प्लेज किया था तकरीबन हमने $1.2 मिलियन का, कि हम बेसिकली राशंस देंगे लोगों को, ठीक है, हम लोगों को बेसिकली PPEs देंगे। सो हॉस्पिटल के पास PPEs नहीं थी, हम वेंटिलेटर्स देंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम साबुन देंगे, बिकॉज उस वक्त सिर्फ एक ही था कि साबुन, एंड यूनिलीवर इज द लार्जेस्ट सोप मेकर इन द कंट्री, बाय फार, राइट। तो हमें गवर्नमेंट ने कहा कि कितना बना सकते हैं आप लोग। मतलब भाई जितना बना सकेंगे हम बनाएंगे, आप हमें सपोर्ट करें, हमारे लोगों को मत रोकिएगा। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मैंने किसी लोगों को मत रोकिए, बिकॉज वो लोगों को ब्लॉक करते थे, क्या आप जा नहीं सकते। मेरे लोगों को आप आने दें, हमारे सेल्समैन को जाने दें, हमारे लोग जो फैक्ट्री आ रहे हैं उनको आने दें, और जो बेसिक रॉ मटेरियल आ रहे हैं उनको आने दें, बिकॉज आप अगर लॉकडाउन करेंगे तो मैं नहीं बना सकूँगा। तो उन्होंने कहा आप फिक्र ना करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो हमारा सेल्समैन जो है बेसिकली वो जेब में लाइबॉय की टिकिया लेके घूमता था। पुलिस वाला जब चौकी पे रोक लेता था तो उसको कहता था मैं बेसिकली जो है ना वो इस कंपनी में काम करता हूँ, तो इस कंपनी में करते हो तो फिर जाओ। तो लाइफ बॉय का बेसिकली जो था वो उस वक्त ये बन गया था। And that was the time, and I think so that's the best marketing. I wasn't a marketer at that time. सबसे अच्छी marketing campaign, not because वो मेरा brand है. For the first time, even in the Unilever history, it was the first brand agnostic campaign that Lifebuoy ran. Right. और Lifebuoy ने कहा था हाथ धोएं, डेटॉल हो, सेफगार्ड हो, कैप्री हो, कोई भी सोप हो, बस खुदारा हाथ धोएं. That was the first time. Very powerful, definitely. A company which is basically, a proper, for-profit company, coming out on media saying that, listen, use any soap. Yeah. And I think that's the true power of the brand. That's a true conscious brand does it. And I think that's a true confidence of a brand as well, where they're like, hey, listen, like we know what we're doing, and it doesn't really matter if beneficiary दूसरे भी हों. कोई बात नहीं. We'll lead the industry. Yeah. Because this is the time we need to be together. Yeah. This is not a time to basically, ये leveling का time नहीं है. ये score नहीं करना हमने एक दूसरे को. ये competitive मार्केट शेयर्स का टाइम नहीं है, ये सेल्स का टाइम नहीं है, ये टाइम है बेसिकली टुगेदर वी नीड टू सर्व द कंट्री. सो एट दैट टाइम फॉर आवर पीपल इन द कंपनी बेसिकली इट वाज लेस अ जॉब, मोर अ ड्यूटी, एंड पीपल वेंट आउट. और यकीन माने उस वक्त जब स्ट्रीट्स खाली होती थी, हमारा सेल्समैन बाजार में होता था, हमारी फैक्ट्री 1 घंटा नहीं बंद हुई, 1 दिन तो दूर की बात है, और 24/7 चली. बिकॉज चाय हम लोग बनाते थे, वो एक बेसिकली एसेंशियल आइटम था. साबुन हम बना रहे थे, वो एसेंशियल आइटम था. नूडल एसेंशियल तो नहीं कहूँगा, बट बेसिकली इट्स स्टेपल है. तो एक दिन ही, और एंड दैट्स व्हाट बेसिकली पीपल एट दैट. अच्छा, फैमिली से बहुत रेजिस्टेंस थी कि भाई कहाँ जा रहे हो, यानी कि तुम, बड़ा खौफ था ना उस टाइम, खौफ था कि लग गया तो मर गए. ठीक है, वो तो दूर की बात है, मर गए, लग गया तो घर से उठा के क्वारंटीन कहीं कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा, और मर गए तो डेड बॉडी भी नहीं देंगे. उस वक्त हमारी टोटल एंड टू एंड जो यूनिलीवर की जो हमारी टीम है, तकरीबन कोई 21,000 लोग हैं. वो 21,000 लोग बेसिकली बाहर थे एवरी सिंगल डे. एंड आई थिंक दैट्स द फिलॉसफी दैट दे वर गोइंग आउट बिकॉज दे सेड इट्स माई ड्यूटी टू सर्व. उन्होंने अपने आप को पीछे रखा, उन्होंने अपने फैमिली को पीछे रखा, और उन्होंने नेशन को आगे रखा. एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ फिलॉसफी. तो वो बड़ा एक अच्छा था. और उस वक्त एक फ्रेज वाज बॉर्न कि हमने बेसिकली कहा था कि यार वी हैव बीन सेइंग दैट यूनिलीवर इन पाकिस्तान, और वो हमने उस वक्त टैगलाइन लगाई थी यूनिलीवर फॉर पाकिस्तान.
अब जो भी करेंगे पाकिस्तान के लिए करेंगे, Right. ठीक है, बिकॉज हमें इतना ही टाइम हो गया है जितना पाकिस्तान को टाइम हो गया है। इस मुल्क से बहुत कुछ लिया है पिछले 50 साल में, इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी की है, इतनी फैक्ट्रीज हैं, इतनी बड़ी सेल है माशाल्लाह, बट दिस इज द टाइम टू गिव बैक, you know, and since then we are basically, you know, stuck to this Unilever Pakistan theme, and this is our theme. Tell me a little bit about that. What have you guys been up to in this whole Unilever for Pakistan thing? So जब ये स्टार्ट हुआ, it was just a slogan, Right. ठीक है, बट हमने 3-4 महीने बाद एहसास किया कि यार ये तो बहुत पावरफुल स्लोगन है, पीपल आर मूव्ड, पीपल वांट टू कम जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। मुझे फैक्ट्री वर्कर्स ने कहा ये पहली दफ़ा बेसिकली जो है ना आपने जो पाकिस्तान को बीच में लेकर आए हैं, इट्स फैक्ट्री ऑर्डर, पीपल मूव्ड बाय दिस स्टेटमेंट। फिर हमने कहा इसको हम किस तरह आगे लेकर चलेंगे, बिकॉज इट कांट बी अ कोविड स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी। फिर हमने कहा कि यार हमने क्या करना है, 2-3 हमारे पास थी, यू नो, हमने कहा यार हम लाइवलीहुड के ऊपर बात करना चाहते हैं, ठीक है, और लाइवलीहुड के अंदर 2 चीज़ें हैं, मोर लाइवलीहुड या बेटर लाइवलीहुड। Right. How would you differentiate? मोर लाइवलीहुड, मोर जॉब्स, Right. बेटर लाइवलीहुड मीन्स Existing jobs को बेहतर तरीके बना रहा। Right. हमने कहा है यार हम बेटर लाइवलीहुड्स की तरफ जाएंगे, जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको वो लाइवलीहुड देनी है कि वो एक डिग्निफाइड तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। Right. या और फिर हमने कहा ये मुल्क के अंदर है ये सारा जो एक कॉन्सेप्ट मिनिमम वेज का, ठीक है, विच इज़ लीगल कंप्लायंस, और एक कॉन्सेप्ट कहलाता है फेयर लिविंग वेज का, या फेयर लिविंग, जिसके अंदर बेसिकली आपको इतना अमाउंट ज़रूरी है इन ऑर्डर टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। तो हमने कहा यार हम लोगों को अपने फेयर लिविंग की तरफ लेकर चलेंगे, जहाँ पे वो एक बेसिक डिग्निफाइड लाइफ करें, जहाँ पे उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकें, जहाँ पे अच्छा इलाज करा सकें। या ये एथिकल कंप्लायंस कहलाती है। Right. ठीक है, ये लीगल कंप्लायंस नहीं है। मतलब आपके ऊपर आपका ज़मीर है, हाँ। आपका ज़मीर कि आपने ज़मीर से पूछे क्या यार वाकई 20,000 रुपये में गुजारा होता है इस मुल्क में, या नहीं, लीगली तो कंप्लाइंट हो, कोई लेबर लॉ वाला मुझे आके नहीं पकड़ सकता, कोई मुझे आके नहीं पकड़ सकता, बट क्या मैं एथिकली कंप्लाइंट हूँ? ये जो लोग यहाँ से आते हैं, काम करते हैं, साबुन बनाते हैं और देखते हैं यार क्या ये 20,000 रुपये में गुजारा कर सकते हैं। अब हम बेसिकली इसके ऊपर काम कर रहे हैं, यू नो, एंड दिस इज़ वन बिग अम्ब्रेला अंडर विच वी आर वर्किंग ऑन यूनिलिवर फॉर पाकिस्तान। इसके बाकी भी काफ़ी और फैसेट्स हैं, बट क्लियरली इस वक्त जो बेसिकली हमारी कंपनी के अंदर जो 18-20 हज़ार लोग हैं, यू नो, दे लिव फॉर यूनिलिवर फॉर पाकिस्तान के वॉट एवर विल डू इट फॉर द कंट्री नाउ। Right. या हमारा हर ब्रांड का जो भी सोशल कॉज होगा हम कंट्री के लिए करेंगे। कोई भी बेसिकली कंट्री के अंदर बेसिकली कोई चैलेंज होगा, कोई इनइक्वालिटी होगी, हमारा ब्रांड आवाज़ उठाएगा। Right. तो लाइफबॉय शैम्पू ने बेसिकली पिछले साल डोमेस्टिक वायलेंस डे के ऊपर हमने बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट के साथ एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई लाइफबॉय के साथ, and it was all around to basically stop domestic violence, you know, Right. it went live on air, and Dove की मैंने जिक्र किया, so every brand, ठीक है, is now practically is fronting some Cause. essentially. yeah, and literally, you know, it's not just lip service, you know, and we get up every day, you know, take a shower, go to office, it's more like a mission than a job. Do you think it's important for companies to have that? Do you think it's modern day businesses have a very direct connection to storytelling in terms of, I mean, people are really looking for not just for the products that they're using. Once upon a time it was quality and all of those things, which is important definitely, but I think a lot of times people are now looking at companies in terms of, or rather the companies that represent the values that they hold themselves. And so वो एक बड़ी modern day, particularly Gen Z audience है, वो बहुत ज़्यादा actively अब ऐसी होगी कि they're like, यार listen, I'm gonna, the company that I buy from, the company that I give my money to needs to adhere to values that are close to my heart, and they make or break their decision on that as well. देखिए, यूनिलीवर ने पहला ब्रांड लॉन्च किया था सनलाइट 1884। वो ब्रांड विलियम लेवर ने वो लॉन्च किया था बेसिस उस वक्त के जो ख़वातीन हैं, जो हाउस होल्ड, उनको कन्वीनियंस दिया जाए और वो जो पूरा लेबोरियस वर्क है, जो फिज़िकल एक्टिविटी हो रही है, उसको किस तरह कट किया जाए। और फिर लाइफबॉय 1889 में लॉन्च किया गया कि उस वक्त इंग्लैंड में प्लेग था, तो उन्होंने कहा प्लेग को किस तरह एड्रेस किया जाए। तो दीज टू ब्रांड्स वर बॉर्न आउट ऑफ अ पर्पस, Right. नॉट बॉर्न आउट ऑफ अ प्रॉफिट, Right. lust for profit. Yeah, profit will follow.
एंड दैट्स द रीज़न दिस कंपनी हैज सर्वाइव्ड 125 years एंड बहुत कुछ हुआ है इस 125 साल के अंदर. ग्रेट डिप्रेशन भी आया इस 25 साल के अंदर, ठीक है. पेंडेमिक्स भी आए हैं, ठीक है, दो, ठीक है. लीमन ब्रदर का 2006 का सबको वो भी याद है, ठीक है, जो पूरा मेल्ट डाउन हुआ था ग्लोबल. एंड द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूज टू सर्वाइव, नॉट ओनली Unilever, there are many big organizations because they are anchored into very strong value system. Right. Yeah. एंड वैल्यू सिस्टम बेसिकली आपको लॉन्जेविटी देती है, आपको लाइफ देती है. या अच्छे बुरे वक्त हर कंपनी के ऊपर आएगा, बिकॉज यू आर फॉर प्रॉफिट, compete कर रहे हैं, प्रॉफिट्स आएंगे. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो आजकल का पर्टिकुलरली मिलेनियल है, मेरे ख्याल है मैं ऐसा नहीं था, मैं इतना इनलाइटेंड नहीं था ना. मेरी बेसिकली जो क्लास थी या हम जिस वक्त से वो इनलाइटेंड नहीं थे, वो बड़े थे कि यार नौकरी करनी है. हाँ. आजकल और चॉइस भी नहीं होती थी. आजकल जो बेसिकली यंगस्टर है मिलियन, बहुत चॉइस है उसके पास, ठीक है. वो स्टार्टअप कर सकता है, वो अपने लिए काम कर सकता है, वो फ्रीलांस कर सकता है, वो जो करना चाहे कर सकता है, ठीक है. आज उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे डू आई फील अचीव्ड एट द एंड ऑफ द डे. और उसको प्रैक्टिकली एक्साइटेड रखने के लिए ज़रूरी है कि वो जो काम कर रहा है उसका इवेंचुअल बेनिफिट क्या है. और मेरे ख्याल में अब हम सब बात कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम क्लीन एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, हम प्लैनेट को सेव करने की बात कर रहे हैं, हम बेसिकली बात कर रहे हैं इंक्लूसिविटी की, हम बात कर रहे हैं, हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है. और ये जो मिलेनियल है ये बहुत ज़्यादा ड्रिवन है. आप मिलेनियल को अच्छा पे चेक दे के, अच्छा ऑफिस दे के, अच्छा डेजिग्नेशन दे के, you can't. That's not the only thing that entices them. You can't. आपने इसके ऊपर बात की, आपने क्लाइमेट चेंज के ऊपर, and I know for a fact that you guys are working on that as well. I believe I did a campaign with Unilever almost a year ago. Unilever plastics को ख़त्म करने का वो कर रहा है. इसके ऊपर ना मैं इसकी दो डायरेक्शंस रखूँगा, and I'd like an answer on that. एक साइड के ऊपर तो जाहिर है कि कंपनीज आर नाउ बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड हाउ दे नीड टू रियली सॉर्ट ऑफ चेंज देमसेल्व्स, बट इट्स आल्सो प्रैक्टिकली नॉट इमीडिएटली पॉसिबल. दूसरी साइड के ऊपर कंज्यूमर है जो कि बहुत ज़्यादा कहता है कि यू नो लाइक यूनिलीवर बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट और लॉट ऑफ अदर कंपनीज हु आर वन ऑफ द बिगेस्ट, तो वो जितना ज़्यादा वो सामान बेच रहे हैं उसमें प्लास्टिक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है. जो आउटकम है वो समवेयर इन द मिडल है, राइट. बिकॉज द फैक्ट इज़ के बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस वक्त की प्लास्टिक रिप्लेसमेंट ही नहीं आई. सो देयर इज सपोज टू बी दैट इनोवेशन एज वेल जो रिक्वायर्ड है, जो साथ साथ चलेगी, जिसमें हम ऐसे ऐसे रिप्लेसमेंट की तरफ जाएंगे. मैक्सिमम हम ये कर सकते हैं कि हम मे बी फंड कर सकते हैं उस रिप्लेसमेंट को कि वो तेज़ होना शुरू हो जाए. व्हाट आर योर थॉट्स इन टर्म्स ऑफ, अगर आप देखते हैं कि you're running this huge business and you're aware of the importance of plastic replacement, for example, that's just one aspect of it. फिर zero carbon electricity for example, या overall zero carbon companies बन जाती हैं कि through other areas. How do you balance between this need for it in terms of the public वो as well, public का pressure भी है, requirement भी है, बात भी उसके ऊपर हो रही है, but एक practical aspect भी है जिसमें आपको एक रोड मैप होगा, जिसमें शायद आज से 50 साल बाद लेगेसी ये होगी कि थी बट इवेंचुअली हमने उसको फेज आउट किया. हाउ डू यू सी दैट बैलेंस एंड व्हाट आर यू गाइस वर्किंग ऑन फॉर दैट? देखिए, क्लाइमेट का जो प्रॉब्लम है इट्स हियर एंड नाउ, इट्स नो मोर अ पोस्टर चाइल्ड, राइट. ठीक है, इट वाज अ पोस्टर चाइल्ड. ये इसको एड्रेस किए बगैर आपके पास गुजारा नहीं है. अभी जो COP26 हुआ है ग्लासगो के अंदर, जो COP21 भी हुआ था पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, इसके अंदर बात की गई थी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आपने टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना, राइट. और पाकिस्तान ने बेसिकली NDCs के थ्रू जो आपके नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू कमिटमेंट की है इन COP26 के अंदर भी और COP21 के अंदर कि जी हमने अपनी प्रोजेक्टेड एमिशन 50% से कट करनी है और हमने अपनी तमाम जो एनर्जी है वो फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल के ऊपर 60% कन्वर्ट करनी है बाय 2030. राइट. ठीक है. You think that's an ambitious target? Do you think that's possible? It is very ambitious. It is possible. It is ambitious. It's not easy. Because चक्कर ये कि आपको हर चीज़ का पूरा इकोसिस्टम रिवायर करने की ज़रूरत है. ठीक है. आपको प्रैक्टिकली सारा जो एनर्जी जनरेशन है वो हाइडल करना पड़ेगा. हाँ. हाइडल पे लेकर जाना है, आपने विंड के ऊपर लेकर जाना है, आपने सोलर के ऊपर लेकर जाना है, आपने फॉसिल फ्यूल से बाहर निकलना है.
अगर आप फॉसिल फ्यूल कर भी रहे हैं तो फिर आपको बेसिक कार्बन न्यूट्रल एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है। आपने कार्बन अपने मैंग्रोव फार्म्स लगा के करना है या कार्बन क्रेडिट ख़रीदने हैं, आपने बेसिकली पकाना, बट दैट्स पॉसिबल। या प्लास्टिक के ऊपर आए तो बेसिकली प्लास्टिक के ऊपर भी अच्छा काम पाकिस्तान में शुरू हो गया है। देयर आर गुड कंपनीज। सबसे पहले तो है कि आपने पहला सवाल प्लास्टिक के अंदर, क्या आपका प्लास्टिक रिसाइक्लेबल है कि नहीं, सबसे पहला सवाल। ठीक है, ठीक है। मतलब क्या वो घूम रहा है सिस्टम में या वो बाहर जा रहा है? नहीं, जो रिसाइकल प्लास्टिक की ज़रूरी है कि वो मोनोलेयर होना चाहिए, ठीक है। मल्टी लेयर नहीं होना चाहिए, बिकॉज मल्टी लेयर को आप रिसाइकल नहीं कर सकते, वो फिर लैंडफिल में जाता है। राइट। उसके बाद फिर दूसरा स्टेप आता है कि अब आपका अगर रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है, ठीक है, एक तो ये है। दूसरा ये है जो रेज़न इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यूजली जो रेज़न इस्तेमाल हो रहा है वो प्रैक्टिकली वर्जिन है, राइट, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर रिसाइक्लेबल रेज़न नहीं है। रेज़न से क्या मराद है? जो दाने होते हैं ना, जिससे रेज़न होता है जिससे बेसिकली प्लास्टिक बनाया जाता है, जो रॉ मटेरियल एसेंशियली, जो रेज़न कहते हैं, ठीक है। राइट। पाकिस्तान के अंदर कोई भी जितने भी रेज़न आते हैं वो वर्जिन रेज़न है, ठीक है। बाहर के मुल्क के अंदर रेज़न ही रिसाइक्लेबल होता है, उससे फिर जो आप बनाते हैं, बॉटल बनाया, साशे बनाया, पैक बनाया, वो रिसाइक्लेबल होता है। राइट। फिर आप कहते हैं यार ये रिसाइक्लेबल है, तो अब मैंने इसका यूज़ किस तरह करना है। तो एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि हम लोगों ने पिछले साल तकरीबन कोई जितना हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं कंट्री के अंदर, उसका कोई 20% हमने प्लास्टिक कलेक्ट किया। ठीक है। कचरा कुंडी से, जहाँ से, ठीक है, एक देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारे बिहार पे कलेक्ट किया, उसको हमने पूरा रिसाइकिल के कन्वर्ट किया इनटू अ आउटडोर फर्नीचर। अच्छा। एंड प्ले एरियाज। राइट। या अच्छा, एक प्लास्टिक की जो लाइफ होती है 500 साल होती है। अच्छा। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिकली इट्स लॉन्ग लास्टिंग, वेदर का इम्पैक्ट से कुछ होता नहीं है। तो हमने इसके थ्रू बेसिकली आउटडोर फर्नीचर और प्ले एरियाज बनाए, और पहला हमने बेसिकली प्ले एरिया सेटअप किया कराची में जो फेयर हॉल है। ठीक है। या इट्स फुल बिग प्ले एरिया विद बेंचेस अराउंड, सो किड्स कैन कम इन प्ले। उसके बाद हम 5 और झूले, बेंचेस सारे के सारे रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बने हुए हैं, सारे मटेरियल दैट यू गाइस एसेंशियली अभी तक 5 हम पार्क्स बेसिकली स्पॉन्सर कर चुके हैं, और ये सारा हमने प्लास्टिक कलेक्ट किया, उसको रिसाइकिल किया, उससे फर्नीचर किया। हमारा एम्बिशन ये है कि 2025 तक 100% प्लास्टिक हम जितना भी होगा हम कलेक्ट करेंगे, हम उसको रिप्रोसेस करेंगे, एंड वील गिव अ सेकंड लाइफ टू अ प्लास्टिक विच इज़ मोर प्रोडक्टिव, विच डज नॉट एंड अप गोइंग इनटू अ लैंडफिल। राइट। और अच्छी बात यह है कि काफ़ी कंपनीज कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अभी कोक ने बेसिकली बात की है, उन्होंने वो प्लास्टिक की एक रोड बनाई है 1 किलोमीटर की, मैरिड के पास। जी हाँ। तो मेरे ख्याल में देयर इज़ अ लॉट ऑफ अवेयरनेस। The lot of organizations are now basically trying to really get into this space. Consciousness आ गई है, ठीक, कंज्यूमर को भी कॉन्शियसनेस आ गई है। इट्स अ टफ जॉब, या इट्स अ कॉस्टली अफेयर। या आपको कमिट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन उठाना पड़ेगा, बट इट ऑल अगेन बॉइल्स डाउन टू कि आपकी फिलॉसफी क्या है, कि आपने रिस्पॉन्सिबली बिजनेस करना है कि नहीं। और नई जो आजकल टर्मिनोलॉजी है वो कहलाती है कॉन्शियस कैपिटलिज्म। राइट। या कि आप कैपिटलिस्टिक तो हैं, बट आप कॉन्शियस हैं कि नहीं है, आप कोई काम बेसिकली एट द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी या प्लैनेट तो नहीं करें। एंड यूनिलीवर हैज ऑलवेज बेसिकली बिलीव्ड इट दैट व्हाटएवर आई विल डू, या फूड के अंदर हो, ठीक है, मेरा सोडियम लेवल इससे ऊपर नहीं होगा, मेरा शुगर लेवल इससे ऊपर नहीं होगा, कोई भी फूड आइटम होगा, मेरा बेसिकली प्रोडक्ट जो भी होगा उसके अंदर मैं जो केमिकल इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, वो सारे बेसिकली उसके कोई हैजर्डस आफ्टर मैथ्स ना हो। और मैं जिस तरह भी बिज़नेस करूँगा, फॉर एग्जांपल एनर्जी इस्तेमाल करूँगा, सो हमारी जो रमिया खान फैक्ट्री है वो तकरीबन 1948 से है। या इस वक्त 98% एनर्जी जो हम इस्तेमाल करते हैं इट्स ऑल रिन्यूएबल। अच्छा। वी आर ओनली बाइंग 2% फ्रॉम द ग्रिड। या इट्स ईदर बेसिकली जनरेटेड थ्रू सोलर और बेसिकली जनरेटेड थ्रू स्टीम। या और इसके अंदर मैं गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, टू बी ऑनेस्ट। लास्ट ईयर आई डिड अ वेबिनार विद गवर्नर साहब जो हैं अपना डॉक्टर रज़ा बाकर के साथ, बिकॉज उनकी एक बेसिकली बहुत अच्छी कंसेशनरी एक इंसेंटिव था, और आज भी है, कि कंपनीज बेसिकली सोलर फार्म्स लगाएं एट अ वेरी गुड कंसेशनर उसके ऊपर, और उसको प्रमोट करें। एंड गवर्नमेंट इज़ बेसिकली लीनिंग इन, एंड दैट्स हाउ यू बेसिकली चेंज द होल इकोसिस्टम। तो आपको पूरी एनर्जी को लेकर जाना है रिन्यूएबल के ऊपर थ्रू अ मिक्स ऑफ हाइडल, विंड, स्टीम एंड सोलर,
और आपने प्लास्टिक का एक सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करनी है। राइट, ताकि वो नई प्लास्टिक ना आए, क्योंकि अगेन वही वाली बात है कि मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था ये कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको चाहिए प्लास्टिक, आप उसके बगैर अभी नहीं survive प्लास्टिक कर तो चाहिए आपको, बट आपको सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करनी है। सो हम रहीम यार खान के अंदर जहाँ पे हम लोग पिछले कोई 75 साल से हम काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारा एंडेवर है कि अगले 3 साल के अंदर वी विल मेक रहीम यार खान अ प्लास्टिक वेस्ट फ्री सिटी। राइट। सो पूरा हम इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, पूरा कलेक्शन का, जिस तरह बाहर के मुल्कों में होता है कि जी आपने कागज़ इसमें डालना है, बॉटल इसमें डालनी है, प्लास्टिक, पूरा इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी सर्कुलर, सो एवरीथिंग यू प्रोड्यूस विल कम बैक टू यू एंड यू अगेन रिसाइकल, यू प्रोड्यूस इट अगेन कम बैक टू यू। सो यू आर नॉट बेसिकली, आप एक तो लैंडफिल में लेकर नहीं जा रहे, और दूसरा ये है कि आप फर्दर प्लास्टिक नहीं प्रोड्यूस कर रहे, यू नो, और आप सिंगल यूज से हट के मल्टी यूज के ऊपर जा रहे हैं। So it's interesting, you know, but you got to believe in it. Makes sense. इसी में साथ साथ I know for a fact that you guys are working on, you mentioned you live in Pakistan, और उसमें आपने उसकी बात की कि लोग अपने दो उसमें कहे थे कि एक जाहिर है कि अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाना, और एक इन टर्म्स ऑफ एक बंदे जो काम कर रहा है उसकी तनख्वाह बढ़ाना एसेंशियली। यूनिलीवर में तो आप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट जनरली आई लाइक योर पर्सनल ओपिनियन ऑन दिस कि पाकिस्तान में मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स हैज़ बीन दैट वी हैव टू इकोनॉमीज। सो वी हैव द इकोनॉमी ऑफ लेट्स से द 3%, 1% एक तो एलीट की होती है ना, मैं इसमें कहूँगा एलीट एंड अपर मिडिल क्लास इकोनॉमी है, जिसमें हमारी उसकी दुनिया अलग है, उसमें कंप्यूटर्स भी बिक रहे हैं, लैपटॉप्स भी बिक रहे हैं, गाड़ियाँ भी बिक रही हैं, और वो 3% की बिल्कुल हमने दुबई बनाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर। एंड देन यू हैव द 97% की अलग इकोनॉमी, एंड मोर ऑफन देन नॉट हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि यार वो तो बेचारे गरीब हैं, उनका तो कुछ कर नहीं सकते, तो लेट्स सी कि हम 3% में क्या घूम सकते हैं, राइट। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जिसके ऊपर चाइना की मिसाल हमारे सामने आती है कि दे ब्रॉट आउट लॉट ऑफ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी, एंड वंस दे वर आउट ऑफ पॉवर्टी दे एंटर्ड द कंज्यूमर मार्केट्स, एंड दैट्स वेयर द रियल economic boom happened. Because these are the people जो कि जिनको पहली दफ़ा कंज्यूमर मार्केट में आएंगे, शायद वो आज फारिग बैठे हुए हैं, वो किसी गांव में बैठे हुए हैं, एक भैंस के साथ बैठे रहते हैं पूरी ज़िंदगी। जब वो कंज्यूमर मार्केट में आते हैं तो वो स्पेंड करते हैं, वो एक आइटम लेते हैं, उससे फिर अगले महीने वो और काम करते हैं, सो इट प्रोडक्टिविटी का एक साइकिल चलता है। एंड उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी लोअर मिडिल है उसकी सोशल मोबिलिटी हो, पॉवर्टी एलिविएशन हो, फोकस जाए सोसाइटी के उन लोगों के ऊपर जो कि जिनको हमने कभी लिटरली खाते में नहीं लाया ना, जो टिकटॉक की ऑडियंस है बेसिकली, जिसको हमें होता है कि ये कौन लोग हैं, उनको हम देखें और उनको देखकर हम लेकर आएँ मेन स्ट्रीम के अंदर, उनको मिडिल क्लास में लेकर आएँ, कंज्यूमर मार्केट्स में लेकर आएँ। डू यू थिंक कि आपने एक बड़ी मज़े की बात बोली जो मैंने उस वक्त पे की थी, आपने कहा कि 2010 के बाद पाकिस्तान बदला। आम बंदा जब देखते हैं ना तो उसको लगता है पाकिस्तान पिछले 70 साल में नहीं बदला, बट एक्चुअल में बदला है डेफिनेटली। उसमें आपके पास जाहिर है आप होलिस्टिकली देख रहे हैं, नंबर्स देख रहे हैं, वो सारा कुछ देख रहे हैं। What do you think? How do you see Pakistan in terms of, particularly in the context of poverty alleviation? देखें, डाइवर्जेंट व्यूज़ हैं इसके ऊपर, ठीक है, कोई वसूख से नहीं कह सकता। कोई कहता है जी पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी बढ़ी है, और कहता है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हुआ है। अब ये दो बड़ी पैराडॉक्सिकल चीज़ें हैं, ठीक है। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा महंगाई आई है, मईशत जो है वो इतनी मजबूत नहीं हो पाई, उस वजह से यहाँ पे गुर्बत ज़्यादा आई। मैं अगर लेंस लेके देखूँ तो मेरे ख़्याल में काफ़ी डिफरेंट एक्टर्स प्ले कर रहे हैं इसके अंदर। इसके अंदर एक तो बिज़नेस कम्युनिटी है, इसके अंदर आपका गवर्नमेंट है, और इसके अंदर NGOs हैं, ठीक है। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के अंदर, I just wanted to be careful to say that, लोग शायद कम से कम शहरों में भूखे नहीं सो सकते, बिकॉज इतना बेसिकली कराची के अंदर अगर आप देखें इतने दस्तरखान लगे हुए हैं और बड़े डिग्निटी के साथ लगे हुए हैं, और बहुत अच्छा खिला रहे हैं। अगर आप देखें कि एवरी अदर पर्सन इज़ कैरिंग अ गुड मोबाइल, एवरी अदर पर्सन हैज़ अ 4G कनेक्शन, या जो डिजिटल इकॉनमी क्रिएट हुई है उसकी अच्छा ये हुआ है कि बेसिकली जिसके पास कोई पढ़ाई नहीं थी बट उसके पास मोटर बाइक था, तो आज वो भी 40,000 रुपये बेसिकली एज अ डिलीवरी मैन कमा लेता है।
घर में जो ख़वातीन बैठी हैं जो कि बेसिकली कोई कढ़ाई करना चाहती थी तो आज उसके पास मीन है अपना काम दिखाने का, या कोई अच्छा खाना पका सकती थी तो वो उसने होम शेफ बन के बेसिकली बन गई, और पूरा आपका इकोसिस्टम बेसिकली खड़ा होना शुरू हो गया थ्रू बेसिकली दिस इंटायर लॉजिस्टिक्स, मुख्तलिफ जो डिलीवरी सर्विसेज हैं। तो मेरे ख़्याल में ये जो आपकी जो जिसको आप कहते हैं एजाइल इकॉनमी कहते हैं, it has started to basically bring more prosperity and better distribution of income. Right. या करीम ले लें, ठीक है, आप पास गाड़ी है मगर आप पास गाड़ी चलानी नहीं आती, एक बंदा से गाड़ी नहीं है वो गाड़ी चलानी आती, और एक है जिसको ज़रूरत है पॉइंट ए टू बी, इसने प्लेटफॉर्म को कनेक्ट कर दिया। या और इसी तरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक। तो मेरे ख्याल में देखें, मैं अगर पाकिस्तान के अंदर देखूँ, आई थिंक सो पाकिस्तान हैज़ गॉटन बेटर। People have now more means to earn money. प्रॉब्लम ये हो रहा है जो पाकिस्तानी की जो हैबिट है, पाकिस्तानियों की जो लिविंग लाइफस्टाइल है ना, दैट्स अ प्रॉब्लम। ओके। हमारा जो सेविंग रेट है, इट्स वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। राइट। या वी डोंट सेव, वी स्पेंड एवरीथिंग, वी मेंटेन। और हर कोई गरीब आदमी भी जो है ना वो अपने इस्तेताअत के हिसाब से वो स्पेंड कर रहा है, ज़्यादा स्पेंड कर रहा है। अच्छा, प्रॉब्लम हम सबका यही है। पाकिस्तानी का जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि हम अपने इस्तेताअत से ज़्यादा बेसिकली, मैं आपको एक अजीब सा स्टैटिस्टिक बताऊं, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, अगर आप हमारा सोशियो इकोनॉमिक क्लास करें, यहाँ पे जो साशेज़ हैं या ज़्यादा बिकने चाहिए, यहाँ पे बॉटल ज़्यादा बिकती है। ये इन्वर्टेड मार्केट है। सबसे महंगा शैम्पू सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में बिकता है, सबसे ज़्यादा कपड़े धोने वाला सबसे महंगा पाउडर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में बिकता है, सबसे महंगी चाय सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में बिकती है, सबसे महंगा साबुन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में बिकता है। क्यों? इट्स अ यूजर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर है ना बेसिकली। कंज्यूमर बिहेवियर इज अ लाइफस्टाइल। या इट्स अ लाइफस्टाइल। या आज आप फिलीपींस में देखें 70% जो है ना जो शैम्पू है वो साशे में बिकता है। मेरे मुल्क में 70% शैम्पू जो है ना वो बॉटल में बिकता है, या जिसका आउटले ज़्यादा है। सो एज अ बिहेवियर आवर लाइफस्टाइल्स आर वेरी डिफरेंट। वी डोंट सेव एंड वी वांट टू बेसिकली enjoy the quality of life. Right. And we are not into saving at all. Right. Yeah. That's a problem we need we are a very high consumption nation. If I were to ask you, just sort of explain the so अगर simple words में आपसे मैं पूछूं कि why is it important to save? Like what exactly is happening there when you begin to say कि I am not going to spend this money today for a better future? So what's the why is saving so important? देखिए saving is just important है कि basically एक तो आपके पास practically you have a buffer. Right. For the bad days. You are not out on the road, and that's what happens when you don't have a buffer. You're practically out on the road. And then you go to a loan shark, and then now you go to a loan shark, or you are basically out लंगर खाने के अंदर होंगे, या प्रैक्टिकली आप फिर गलत एक्टिविटीज़ में लग जाएंगे। ठीक है, जाहिर बात है, एक सोसाइटल प्रेशर है। सेविंग का कोई फ़ायदा ये है कि प्रैक्टिकली देन यू हैव अनदर स्ट्रीम ऑफ इनकम एज वेल। राइट। या अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया है या कहीं पे बेसिकली डिपॉजिट कर दिया है, तीसरा ये है आप उस सेविंग को बेसिकली इस्तेमाल करके कहीं पे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम दैट आवर सेविंग रेट्स आर वेरी लो एज कम्पेयर टू आवर नेबरिंग कंट्री जहाँ पे सेविंग रेट बहुत अच्छा है। या वाई? बिकॉज एज अ नेशन वी टेंड टू बेसिकली एंजॉय एवरी लग्जरी ऑफ लाइफ इन आवर ओन सोशियो इकोनॉमिक क्लास। राइट। रिलेटिव वो रिलेटिवली अपनी बेसिकली अर्निंग से ज़्यादा खर्चा कर रहा होगा। Yeah, and I think so that we need to control as a nation if we really want to basically get our our overall financial health right. और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान, बट मैं अगर जनरली बेसिकली देखूँ तो मेरे ख्याल में देखें पाकिस्तान के अंदर 3-4 महीने छोड़ के बहुत अच्छी बॉयंसी थी। कोई भी सेक्टर ले लें, रियल स्टेट ले लें, ऑटोमोबाइल ले लें, हमारा ही सेक्टर ले लें, ठीक है, हमारा तो रोज़मर्रा की चीज़ हम बेचते हैं तो इसका मतलब है कंज्यूमर है। आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ले लें, ठीक है, कोई ऐसा रेस्टोरेंट आपको खाली मिलेगा, किसी भी दर्जे का रेस्टोरेंट हो, महंगा से महंगा, सस्ता से सस्ता। दिस मीन्स पीपल हैव द अर्निंग पावर बट दे आर नॉट सेविंग। वट एवर दे आर अर्निंग दे आर स्पेंडिंग as if there's no tomorrow. Right. Yeah. तो मेरे ख्याल में as a nation we really need to basically start getting into a habit of saving. Challenges हैं हमारे, ठीक है, challenges हैं, inflation है हमारे पास basically trade imbalance है, हमारे मुल्क के अंदर ease of doing business बेहतर हुआ है, but अभी भी
128 से 108 के ऊपर आए हैं, ठीक है. तो रूम है, ठीक है. व्हाट वी रियली नीड टू डू, जो हमें बेसिकली डेवलप करने की जरूरत है कि हमें फ्रॉम अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी वी नीड टू मूव टू एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी. मेजर शिफ्ट हमें यहाँ लाने की जरूरत है. राइट. वी आर हार्ड कोर कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी. हमारे यहाँ पे जो बिजनेसेस लगते भी हैं वो भी लोकल कंजम्पशन के लिए. या यहाँ पे बेसिकली कोई एक्सपोर्ट यूनिट बहुत कम लगते हैं. एक्सपोर्ट हमारा प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, that we need to address. So you guys are obviously in production as well, right? How has your experience been? Do you think Pakistan is capable of producing world-class products? Because a lot of people I've spoken to, they're like, यार maximum आप ये कर सकते हैं कि आप एक product start करें और फिर उसको आप eventually import, क्या कहलाता है, import conversion, या वो आप maximum ये कर लो कि यार consumption local ही होनी है, लेकिन मैं उसको import के बजाय मैं local setup बनाकर तो करना शुरू कर दूँगा. For example, मैं Red Bull बेच रहा हूँ, मैं eventually लेकर आऊँगा formula, कहूँगा यार local बनाना शुरू कर दूँ. But to actually make that in Pakistan and then sell that internationally, उसमें वो कहते हैं कि जी 2-3 मसाइल हैं. अगेन आपने कहा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, एनर्जी की इनपुट कॉस्ट ज़्यादा है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम दैट आई वुड से इज टैलेंट. राइट, यू डोंट हैव द प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ रियली वर्किंग जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी में लोग काम कर रहे हैं. डू यू थिंक दैट्स ट्रू और योर एक्सपीरियंस हैज बीन डिफरेंट? आई थिंक देखें, टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है. आप उसको ट्रेन करें वो कर लेता है. प्रॉब्लम ये है हमारा जो बेसिकली जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है वो अनकम्पिटिटिव इन द ग्लोबल मार्केट. राइट. या एंड द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज हाई. यू नो, फॉर एग्जांपल इजिप्ट इज वन ऑफ द बिग एक्सपोर्टर्स टुडे. आज फॉर एग्जांपल मैं जो शैम्पू बनाता हूँ इट्स वर्ल्ड क्लास. या कोई भी बेसिकली इंटरनेशनल स्पेक्स के ऊपर कम नहीं है वो. बट अगर मैं उसको एक्सपोर्ट करना चाहूँ तो मैं बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव नहीं होती. ठीक है. अच्छा, आप मुझसे पूछे तो यार आप बनाते क्यों, आप एक्सपोर्ट कर लें, आप इंपोर्ट कर लें. ठीक है, वो एक अलग मसला है. बिकॉज अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ तो इंपोर्ट ड्यूटी इतनी है कि मैं लोकली कंपेटिटिव नहीं हो सकता. ठीक है, तो मुझे पाकिस्तान में बनाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी लोकली कंपेटिटिव. बट मैं एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहा? बिकॉज बेसिकली मेरी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा है. ठीक है, तो मैं बेसिकली compete नहीं करता इंटरनेशनल मार्केट के अंदर. देयर आर सर्टेन मार्केट लाइक वियतनाम, लाइक इजिप्ट, बेसिकली जिस कॉस्ट के वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो इकोनॉमी स्केल है उनकी, ठीक है, दे आर बेसिकली दे कैन ट्रम्प एनीवन. सो आई थिंक दिस इज अ डायलेमा. मेरे ख्याल में बनाना इज नॉट एन इशू. देयर इज अ गुड टैलेंट अवेलेबल. ठीक है, यू कैन ट्रेन द टैलेंट. देयर आर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स कमिंग अप. यू नो, देयर आर गुड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैपनिंग. Practically now there's every multinational, every international brand is here, you know. तो मेरे ख्याल that's not a problem. And cost में अगर if I can quickly take your comment on that, कि cost primarily क्या energy cost का मसला है या raw material input cost almost हर चीज़ का ही ज़्यादा है? काफ़ी चीज़ें हैं, या taxes हैं या सब कुछ है. ठीक है, energy cost का मसला है, taxes हैं, you know. हमारे पास बेसिकली जो मशीनरीज हैं, ठीक है, वो इतनी इफेक्टिव नहीं है या इतनी एफिशिएंट नहीं है. सो देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम यू ऑल पुट टुगेदर. तो इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है, तो उसको बेसिकली करने की ज़रूरत है. अब चक्कर ये है कि बेसिकली यू नो यू आर इन अ कैश 22. या कि अगर आप उसको बेसिकली टैक्सेस नीचे लेकर जाते हैं, कंपेटिटिव एनर्जी कॉस्ट को नीचे लेकर जाते हैं, दूसरी तरफ बेसिकली वो अपना करंट अकाउंट डेफिसिट आपका बढ़ जाता है. ठीक है, तो आपने उसको, तो ये आपको एक साइकिल ब्रेक करना है. बट आई पर्सनली थिंक देयर सो मच पोटेंशियल. या एंड द प्रोडक्ट वी आर मेकिंग, यू नो, आपका टेक्सटाइल सेक्टर, यू नो, इंटरलूप इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेसिकली, यू नो, सॉक्स बना रहे हैं दुनिया की तमाम बड़े ब्रांड्स के जो बनाते हैं सारे पाकिस्तान में बनते हैं. फुटबॉल भी पाकिस्तान में, फॉरवर्ड स्पोर्ट्स वाले बेसिकली हमारा ही जो है ना बगजुगा जो फुटबॉल है जो है वो खेला जाता है. तो no way. I think so. Our product making talent is second to none. Right. We just need to basically unit economics हमने basically बेहतर करनी है. Right. So we're at the 1 hour 20 minutes mark. मुझे पता है overtime भी हो चुका है. So I'm going to move on to the last question. Yep, no problem. This is going to be the last question. And I want your comment on this. मैं सारे तमाम guests से पूछता हूँ. We're at in 2022 and in around 28 years, normally 30 years मैं बोलता हूँ, but 28 years we'll be into 2050. Pakistan will almost be 103 years old. How do you see, I mean, growing up in Karachi, you've seen a lot of interesting times from political unrest to terrorism,
टू लोड शेडिंग एंड एनर्जी प्रॉब्लम्स. फिर साथ ही आपने देखा कि नॉन डेमोक्रेटिक टाइम, डेमोक्रेटिक टाइम, कॉर्पोरेट में आपने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे. 2010 के बाद आपने बोला कि ओवरऑल इकोनॉमी खुलना शुरू हुई है, तो उसमें भी वक्त बदला है. अब ज़ाहिर डिजिटल का ज़माना है, पेमेंट्स वगैरह वगैरह वगैरह. यूथ बल्ज की बात होती है, बहुत बड़ी यूथ पॉपुलेशन है. Based on where you are today, you're able to see things on a very interesting and macro level. How do you see the Pakistan of 2050 in terms of the economy, in terms of the society? आपने स्टार्ट में थोड़ा सा टच अपॉन किया था एथिक्स, मोरालिटी एंड उन चीज़ों के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर. हाउ डू यू सी द सोसाइटी इवॉल्विंग इन 2050? सो आई स्टार्ट विद कि मैं एक तो ऑप्टिमिस्ट हूँ और मैं पैट्रियोटिक हूँ बहुत. दो चीज़ें. I think so. Pakistan has a lot of talent, and I think so. Pakistan is definitely a land of opportunity from all the perspective. It's a virgin market. We can attract massive foreign direct investment to this country, because most of the countries in the world are getting matured. Right. Most of the people not being able to find growth. Right. And they're moving to Asia Right. or South Asia. तो पोटेंशियल बहुत है और आप बहुत बड़ी बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप अट्रैक्ट कर सकते जो हैं. कि हमने लास्ट ईयर स्टार्टअप्स की इन्वेस्टमेंट्स राउंड से भी देखा. या बिल्कुल देखा हमने. और आई थिंक सो इट्स जस्ट द बिगिनिंग. राइट. उसके अलावा भी बेसिकली आपको जो इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है वो आपको एक्सपोर्ट लेड लेकर आनी है, रादर बेसिकली कंजम्पशन लेड लेकर आनी है. राइट. सबसे अच्छी बात ये हुई है पाकिस्तान के अंदर पिछले 5 साल के अंदर कि आपका जो लॉ एंड ऑर्डर है ना बहुत अच्छा हो गया है. या दैट वाज द बिगेस्ट बैरियर. And I think so, alhamdulillah, we are in very good shape, know. So that's a big tick mark. We had a big electricity crisis. We are nearly out of it. That's a big tick mark. Yeah. Yes, we are into a gas crisis lately, but I think so we'll get out of there as well. Our road networks are absolutely fantastic. CPEC, I think so, it's a very good initiative and it start to basically bear fruit post 2025 because that's where the whole project get completed. Right. And I think that's when the sort of industrialization happens and job creations and wealth creation. And I think the government is very, very basically working towards it. Yeah. मेरे ख्याल में we are heading in a right direction. There are basically areas that we need to address, because एक विशेष साइकिल इतना आसान नहीं है इसको तोड़ना. 50 साल के अंदर चीज़ें हुई हैं ख़राब. इट विल टेक 10 years टू फिक्स. इट विल नॉट गेट फिक्स इन 3 years. मेरे ख्याल में जो प्रॉमिस करने वाले हैं वो ज़रा एहतियात से प्रॉमिस करें. ठीक है, रियलिस्टिक रहें. बट मेरे ख्याल में चीज़ें फिक्सेबल हैं. ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है. सबसे बड़ी बात है हम बहुत ही रेजिलिएंट नेशन है. या मैं जब अपने इंटरनेशनल बेसिकली लोगों को बताता हूँ, मैं जब इंटरनेशनल होता है तो मैं उनको बताता हूँ कि हमने सब कुछ देखा है इस मुल्क के अंदर. टेररिज्म देखा है, फ्लडिंग देखी है, कैलामिटीज़ देखी हैं, अर्थक्वेक्स देखे हैं. ठीक है, हम बहुत रेजिलिएंट है. पैंडेमिक भी देख लिया अब. और हर बेसिकली जो है ना, हम जो भी लो पॉइंट आता है हम उसको राइड आउट कर लेते हैं और हम बेसिकली उसको हैंडल कर सकते हैं. दैट्स अ ग्रेट साइन ऑफ अ रेजिलिएंट नेशन. सच नेशन कैन सर्टेनली बेसिकली राइज अप टू एनी काइंड ऑफ अ चैलेंज. आई थिंक सो मेरे नज़दीक आप मुझसे पर्सनल जो चीज़ पाकिस्तान को काम करने की ज़रूरत है, जो मुझे अभी भी प्रोग्रेस नहीं नज़र आ रही, दिस मॉरल एंड एथिक्स. राइट. या दैट कैरेक्टर. या आई थिंक सो वी लॉस्ट कैरेक्टर एज अ नेशन. या आवर वैल्यू सिस्टम्स, आवर एथिक्स, आवर इंटेग्रिटी, दैट ऑनेस्टी, which as a Muslim as well we should stand for, that's not basically picking up. That continues to basically either मज़ीद रस्ट हो रही है वो ईयर ऑन ईयर, वो बुरी हो रही है. मेरे ख्याल में उसको हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है, उसको रेसरेट करने की ज़रूरत है. The rest I think so is only a matter of time. Is only a matter of time. Incremental. But ये मेन चीज़ है, because अगर रेस्ट हो जाए, ये ना हो, we are in a fix. So we need to address this, and I think so that's a sign of any progressive nation. That they got to basically have the right standards, right moral values, right ethical values, integrity, and also basically putting yourself behind, and put the country basically ahead of you. ये कुछ value system है जिसके ऊपर हमें seriously काम करने की ज़रूरत है, और हम लोगों ने वहाँ पे deteriorate किया unfortunately. Makes sense. Amir Saab, thank you so much for coming in. This was very, very insightful. I know कि आपका इस्लामाबाद में I'm sure बहुत busy trip होगा, but you took the time out and shared your entire journey with us as well. Thank you so much. Thank you for the invite. It's been
Lovely talking to you. I think so. मेरे ख्याल में you have kept me engaged in a conversation and realized कि 1.25 घंटे से ऊपर हो गया है. But some very thought provoking question. मैंने शायद सोचे भी नहीं थे और आपने मुझे बेसिकली सीट पे बिठा के उस वक्त जो है ना मजबूर किया. उसी वक्त सोचते हैं मुझे नहीं पता सही दिया जवाब के नहीं. But well, I think so. Spoke up my mind. I had a lot of fun and it was very insightful as well. Great. Thank you so much. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई अपने दोस्तों यारों के साथ जरूर शेयर करिएगा. हमने एक TBD क्लिप्स का चैनल स्टार्ट किया है आपकी काफ़ी लोगों की फरमाइश के ऊपर, जिसमें हम छोटे छोटे क्लिप्स डालते हैं so that you don't have to, if you have too much of an ADHD to go through a hour-long conversation, you can check that out. The link is down below and probably appearing here somewhere as well. YouTube वाले लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा हमारी कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी. ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाली एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. हमारी दूसरी पॉडकास्ट पाकिस्तान पिवट, उसकी भी लिंक नीचे दी गई हुई है, जहाँ पर हम डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, think tankers, public policy के लोगों से बात करते हैं, trying to understand what's the thought behind some of the most what you'd call it powerful people in Pakistan making the policy decisions. उनके पीछे thought क्या है? So you can check out that podcast as well. But anyways, this was Sayyid Muzammil Hasan Zaidi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.